स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या एमसीक्यू सॉल्व करने में हमें यूज़ आते हैं। इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को केयरफुली ध्यान से समझ करके और नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर करने हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले इस पर नज़र डाला जाए। तो ये वर्क, पावर, एनर्जी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, शीट भी एक दिया था, ठीक है, आपने कलेक्ट किया होगा। तो इसमें पढ़ने क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को देखने पड़ते हैं वर्क का कैलकुलेशन से रिलेटेड कब पॉजिटिव कब नेगेटिव वर्क पढ़ेंगे, इसका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ेंगे, फिर पावर देखेंगे, हम लोग पावर पढ़ना होता है, और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके थोड़े से हम लोगों को फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। साथ में देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉस ये भी देखने पड़ेंगे। लास्ट में हम लोग कोलिजन देखेंगे, और साथ में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी देखते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं। क्लियर है? तो ये सब एक एक करके हम लोगों को देखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्क। चैप्टर का नाम ही है वर्क, तो इसलिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्क से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो वर्क पे आते हैं। वर्क में क्या क्या पढ़ने हैं ज़रा इस पे ध्यान दिया जाए। तो वर्क में सबसे पहले तो फॉर्मूला आप याद रखो। फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? तो छोटा सा वर्क डन कब भाई? कोई मान लो ब्लॉक है, कोई भी बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है भाई, ये फोर्स लगाया और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मान लो dx हुआ। देखो भाई, ये ब्लॉक हो सकता है यहाँ से स्टार्ट किया हो सकता है ये ब्लॉक का मोशन जो है वो पहले से चलता हुआ आ रहा हो, लेकिन हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं वो ए पॉइंट पे जब था ब्लॉक तब, और जब ये बी पॉइंट पे आ गया तब। इस ड्यूरेशन में क्या वर्क डन हुआ, ए टू बी मोशन के लिए अगर वर्क डन हमें कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे भाई? तो देखो, हमने फोर्स लगाया, मान लो स्ट्रिंग से हमने ब्लॉक में स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया और फोर्स लगाया। तो ये फोर्स कभी 30 न्यूटन है, कभी हो सकता है फोर्स ये हमारा 30.2 न्यूटन भी हो गया हो। ये थोड़ी ज़रूरी है कि हम लोग जो स्ट्रिंग लगा करके पुल कर रहे हैं वो कांस्टेंट वैल्यू का ही फोर्स हो, कोई ज़रूरी नहीं है कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन कर पाए। और हो सकता है ये भी कि यहाँ अभी तो 30 डिग्री है और यहाँ पे आए तो ये 29 डिग्री ही हो जाए, 29 ही हो गया। और हो सकता है यहाँ पे जब पहुँचे हों तो उस समय हमारा ये 32 डिग्री हो गया हो और इस समय फोर्स का वैल्यू कुछ और हो गया हो। तो 30 न्यूटन कह रहे हैं तो वो जरूरी थोड़ी कि कांस्टेंट मेंटेन हो जाए। तो इन जनरल द फोर्स अप्लाइड, जिसका वर्क डन निकालना चाह रहे हो, जिस फोर्स के वर्क डन निकालना चाह रहे हैं हम लोग, उस फोर्स का वैल्यू जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। तो जनरल बात क्या होगा कि फोर्स में भी वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो सकता है, वो तो स्पेशल केस है। तो वेरिएबल हो सकते हैं, तो वेरिएबल का हम लोग थोड़ा काउंटिंग करें। यहाँ पे मान लो हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, तो अभी जो फोर्स है वही इस डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट समझा जाएगा। अभी जो फोर्स है इस मोमेंट पे, dx कितना हो स्मॉल होता है, इतना स्मॉल जितना सोच भी ना पाओ। सो उस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो उस समय का फोर्स होगा दैट विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट। तो उस छोटे से वर्क डन का हम लोग वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। वो dw कितना होगा, तो उस समय का जो भी फोर्स है डॉट डिस्प्लेसमेंट, वो dx हो तो dx और dr हो तो dr डिस्प्लेसमेंट। यहां पे dx बोल रहे हैं, ये इन जनरल क्या हो जाएगा, dr होगा, डियर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा, ये वर्क डन छोटा सा है। अगर टोटल वर्क डन ए टू बी में निकालना होगा तो देखो भाई, ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा तो उस समय जो भी फोर्स, अगर एफ डैश है तो एफ डैश इंटू डी एक्स करने पड़ेंगे या डी आर करने पड़ेंगे। यहां पे जब पहुंचेगा तो यहां पे एफ डबल डैश है अगर तो एफ डबल डैश इंटू डी आर करने पड़ेंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे वर्क डन को ऐड कर रहे हैं भाई। कभी हमारा 0.2 जूल का वर्क हुआ, कभी 0.3 जूल का वर्क हुआ, फिर dx के लिए 0.4 जूल का वर्क हुआ, फिर dx के लिए 0.3 जूल का हुआ। तो कभी कुछ हुआ, कभी कम हुआ, कभी फोर्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एंगल चेंज हो सकते हैं। इसलिए dw हर का अलग अलग निकालेंगे और हर dw 0.2 जूल, 0.1 जूल, 0.3 जूल, 0.1 जूल, ये सब मिला करके ऐड करेंगे, तब जाके मिलेगा टोटल वर्क डन फॉर ए टू बी मोशन। ए टू बी मोशन के लिए इस फोर्स का वर्क डन हम लोग निकाल रहे थे, तो ये वर्क डन हो जाएगा वो फोर्स, जो भी फोर्स है डॉट डी आर, ये जो हमारा आया था छोटा सा एलिमेंट्री वर्क डन, वो हमारा ऐसे वर्क डन को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, दैट इज एडअप करने पड़ेंगे, तब जाके मिलेगा हमें टोटल वर्क डन। ठीक है यहाँ तक। अगर ये वेरिएबल है तो उसको रखो, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ आर रखो, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स रखो और तब इंटीग्रेट करो। बट इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ दिस फोर्स इज कांस्टेंट, अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता हो, अगर ये फोर्स कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वर्क डन निकालने के लिए इस फोर्स को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। फोर्स को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डी आर डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये आर इनिशियल पोजीशन मान लो, यहाँ पे हमने ओरिजिन रखा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रखा, और यहाँ से ये है स्टार्टिंग का पोजीशन मान लो आर ए, ये वाला फाइनली पहुंचा है वो है आर बी। तो हम लोग लिख सकते हैं आर ए से आर बी या आर इनिशियल से आर फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वर्क डन क्या मिल जाएगा, तो वर्क डन मिल जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया इंटीग्रेशन, और ये लिमिट डालेंगे तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट नेट। तो ये हो गया फोर्स डॉट ये R2 माइनस R1 इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये फोर्स का वर्क डन अगर हम लोग निकालना चाहें तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ एस, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा आता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये जो फॉर्मूला आया जो हम लोग जनरली याद रखते हैं, ये कब का है, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। कब है भाई, जब ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। जब फोर्स कांस्टेंट है तभी ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अगर वेरिएबल है तो ये है फॉर्मूला, अगर वेरिएबल है फोर्स तो यही फॉर्मूला, ये तो हर बार फॉर्मूला है, ये तो कांस्टेंट रहे या वेरिएबल रहे, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, कैलकुलेटिंग वर्क डन का ये जनरल फॉर्मूला है। चाहे फोर्स कांस्टेंट होगा तो अपने आप बाहर आएगा, वेरिएबल होगा तो अपने आप रखने पड़ेंगे, इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, बिल्कुल ये याद रखने ही हैं। ये नहीं कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फोर्स डॉट एफ एस कॉस थीटा खाली याद किए हुए हैं, इससे काम नहीं होगा। ये स्पेशल केस का फॉर्मूला है, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट तब का ये फॉर्मूला है भाई। तो ये हमेशा काम नहीं करेगा। तो मेन जो चीज़ याद रखने हम लोगों को, ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा काम आए, ठीक है। ये वाला हमारा स्पेशल केस, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। कब कांस्टेंट हो, ये फोर्स कांस्टेंट हो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ए टू बी डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि तुम वर्क डन निकाल रहे हो ए से बी के लिए, तो ए से बी में ये फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। ए से बी में ये फोर्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए टू बी मोशन, ये फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो ना डायरेक्शन में चेंज हो। हाँ, इसके पहले अगर वेरिएबल हो, इसके बाद अगर फोर्स वेरी करने लग जाए, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमें तो जिस टाइम इंटरवल के लिए या जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए वर्क डन निकालने हैं, उस पार्ट ऑफ मोशन उस टाइम इंटरवल में फोर्स अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। उसके बाद क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं, पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। ये वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा इफ फोर्स इज कांस्टेंट, वेरिएबल है तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक चलो ये क्लियर है। और देखें अभी हम लोग तो डिफरेंट फॉर्मूला, और भी फॉर्मूला बनते हैं भाई वर्क डन कैलकुलेट करने के। फॉर एग्जांपल देखो, वर्क डन का अभी तो तुमने कैलकुलेट किया कि भाई ये आया फोर्स dx या फोर्स dr हम लोग लिखते हैं। मान लो फोर्स ही हम लोग इधर लगा रहे हों और डिस्प्लेसमेंट कराते जा रहे हों, धक्का मार रहे हों बाइक को और बाइक चलता जा रहा है, चलते चलते यहाँ पहुँचा, ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अब हम लोग वर्क डन निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो ये एफ डी एक्स वर्क कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया जाएगा, मीन्स दे दिया गया कि फोर्स है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये हमारा इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, मान लो ये x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 5 डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब क्या करोगे, वर्क डन कैसे निकालोगे भाई, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हम लोग रखेंगे, दैट इज जो था हमारा कितना भाई था, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x कर दें क्योंकि एक 9 तो है ही, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9 ये है, तो इतना dx करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक भाई, तो 2 से लेकर 5 तक में इंटरेस्ट है, इसलिए ऐसा करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा भी तो ये हो सकता है, देखो ये भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं कि ये वर्क डन एफ डी एक्स का जो हम लोग एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है कितना है भाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के बदले में क्या मिल जाए हमें, तो ग्राफ मिल जाए। फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स किस तरह से वेरी कर रहा है वो हमें हो सकता है कि ग्राफ मिल जाए। अगर ग्राफ मिल जाता है तो इसका मीनिंग क्या है, फोर्स एफ डी एक्स जो लिख रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो x1 to x2, ये x1 to x2 इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये क्या मिल रहा है तुम्हें, ये मिल रहा है एरिया अंडर कौन सा कर्व, एफ एक्स कर्व या एफ आर, अगर डिस्प्लेसमेंट आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एफ एक्स कर्व या एफ आर कर्व, ये एरिया तुम्हें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर 0 से लेकर के, अगर मान लो x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 9 के लिए निकालना चाहते हो तो ये पूरा एरिया निकालो।
और अगर x इज इक्वल टू 2 से लेकर के 9 तक निकालना चाहते हो तो बस इतना ही एरिया कैलकुलेट करो, फिर तो इतना ही एरिया कैलकुलेट करना है तुम्हें, फिर तो इतना ही एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कर लेंगे, इस हिसाब से काम करें। मीन्स एरिया के फॉर्म में भी हम लोगों को वर्क डन निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बनेगा वर्क डन के डिफरेंट फॉर्मूला में। और देखो वर्क डन के और भी फॉर्मूला बन जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे पावर होता है dw/dt। अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी, आपको ये पता ही है कि dw/dt होता है, तो dw/dt होता है तो F.dr यही तो है, और ये dt करते हो। मीन्स ये वाला फॉर्मूला तो समझते हैं, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। पावर क्या है? टाइम रेट ऑफ वर्क डन, टाइम रेट ऑफ वर्क डन, टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स, बाय ए फोर्स इज पावर डेवलप्ड बाय इट। जो ये डेवलप कर रहा है कौन? फोर्स। दिस कंसिडर्ड फोर्स, ये कंसिडर्ड फोर्स जो हमारा पावर डेवलप कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है? तो दैट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या हुआ? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये किस रेट से वर्क कर रहा है, मीन्स यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहा है, इसलिए dw/dt लिखा। अब तुम बताओ कि ये अगर फॉर्मूला आएगा, भले ही बाद में आए, तो इसके बेसिस पे हम लोग dw लिख सकते हैं। dw इज अ वर्क डन इन dt टाइम। पावर जो निकालते हैं dt टाइम में किसी फोर्स ने कितना वर्क किया भाई, तो dw वर्क किया, तो dw वर्क किया तो इसका पावर होगा कितना भाई, तो dw/dt। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, तो इस हिसाब से dw क्या मिला, तो pdt मिला। dw क्या मिला? pdt मिला। तो अब ये भी वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ pdt, और ये जिस टाइम से जिस टाइम तक चाहिए इंटीग्रेट करो। तो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वर्क डन। कभी हमारा पावर दिया हुआ होता है तो अब देखो यहाँ से भी फिर दो बात निकलता है। पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया हो, पावर मान लो दे दिया हो, मान लो 4t² + 5t, ये मान लो दे दिया हुआ हो, तो भाई पावर दे दिया तो वर्क डन निकालने हैं। मान लो वर्क डन निकालने हैं t = 1 to t = 3 सेकंड के लिए निकालने हैं। ये अगर वर्क डन निकालने हैं तो क्या करोगे? क्या करोगे? पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तुम्हारा, तो उसका यूज करना पड़ेंगे। तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, वेरिएबल पावर पुट करेंगे। कितना भाई? तो 4t² + 5t ये है पावर, और इंटीग्रेशन dt करेंगे ये, और ये टाइम का जो लिमिट डालने हैं कहाँ से कहाँ तक डालने हैं, तो t = 1 से t = 3 सेकंड के लिए इंटरेस्टेड हो तो भाई करो यही काम। तो क्या हो जाएगा बताओ? 4t³ हो जाएगा, 4t³ हो जाएगा, और +5t²/2 हो जाएगा, और हम लोग लिमिट डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक भाई, तो t = 1 t = 3। ये वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू कैलकुलेट होगा दैट विल बी वर्क डन। इसलिए ये भी तो एक फॉर्मूला है, ये भी तो एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन pdt। और इस फॉर्मूले, ये अगर फॉर्मूला है तो एक और बात है, एक और बात ये है कि कभी कभी पावर टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा। तो पावर टाइम जब ग्राफ दिया हुआ है तो जिस टाइम t1 से t2 तक के लिए निकालना चाहते हो उसमें क्या करेंगे भाई, तो उसमें एरिया निकालेंगे। सो t1 to t2 जिस टाइम में इंटरेस्ट हो उस टाइम में एरिया निकालेंगे, देन दिस एरिया विल बी इक्वल टू वर्क डन। दिस एरिया भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा वर्क डन। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। तो वर्क डन का ये भी फॉर्मूला हुआ, एरिया निकालने में भी फॉर्मूला हुआ। ऐसे पावर दिया हो तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला हुआ, बिल्कुल हुआ, dw/dt इससे। क्लियर है? और अगर fx कर्व हो तो एरिया निकाल के भी, क्योंकि ये तो एरिया है, ये तो भाई एरिया है, तो f/dx भी हो तो ग्राफ हो तो एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। और अगर ग्राफ नहीं है, इक्वेशन है, तो इक्वेशन को पुट करके निकालो, यानी कि f/dx तो होगा ही, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल डालनी है। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज ये बनते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के। ठीक है, अगर कांस्टेंट फोर्स हुआ तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। ये पूरे डिस्प्लेसमेंट जो भी कंसिडर कर रहे हो, जितने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, पूरे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ। और डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब समझते ही हो, fs cos थीटा। fs cos थीटा का मतलब ये भी है, अब देखो तुम्हें यहाँ से भी एक और फॉर्मूला का ओरिजिनेशन हो सकता है। यहाँ वर्क डन जो निकाल रहे हो fs cos थीटा, कई बार क्वेश्चन में मान लो दे दे कि भाई फोर्स वैल्यू है, मान लो दे दिया गया फोर्स वैल्यू है, सपोज फोर्स इज 10 न्यूटन, force is 10 Newton and the component of displacement, यहाँ पे अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में लैंग्वेज कि component of displacement along force is equal to 2 मीटर, तो वर्क डन बताओ
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन तो है फोर्स का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ही तो है ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द फोर्स वेक्टर। मान लो ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है एस कॉस थीटा। तो वर्क डन तो ये भी हो सकता है भाई फोर्स का वैल्यू और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग कॉस थीटा अलोंग फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन और ये कंपोनेंट यानी कि ये पूरा दिया है वो है 2 मीटर। तो ये क्या मिल गया हमें, तो 20 जूल मिल गया वर्क डन, 20 जूल मिल गया वर्क डन। सो कंपोनेंट कभी बोल दे या कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट दे दे तो भी इसको हम लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ कॉस थीटा। इसका मतलब ये भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब ये अगर फोर्स है तो इसका कंपोनेंट भी तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो सकता है भाई, ये अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये फोर्स है तो परपेंडिकुलर डाला हमने, ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो भाई डॉट प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसी एक वेक्टर का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का कंपोनेंट फर्स्ट के डायरेक्शन में, तो ये भी फॉर्मूला बनता है। तो इस हिसाब से भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो वर्क डन कैलकुलेट करने के कोई एक फॉर्मूला लेके आप चिपक जाओ उसी से कि भाई नहीं भाई हमें तो यही अप्लाई करना है, यही अप्लाई करना है, तो वैसा नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, न्यूमेरिकल में कैसे दिया है उस हिसाब से हम लोगों को वर्क कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, वर्क कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कब पॉजिटिव वर्क होगा कब नेगेटिव वर्क होगा ये भी जरा समझने की बात है। तो बताओ भाई कब पॉजिटिव वर्क होगा और कब नेगेटिव वर्क होगा। तो पॉजिटिव वर्क यहाँ तो वर्क के फॉर्मूला से ही पता लग रहा है। छोटा सा वर्क डन मान लो अगर ये निकालते हैं ये कब पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बी एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर और कॉस थीटा। ये तो भाई फोर्स का वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव, फोर्स का वैल्यू है, फोर्स का तो ये वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, तो ये भी क्या है, ये भी भाई पॉजिटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों का दोनों ये पॉजिटिव है, दोनों मैग्नीट्यूड है भाई वेक्टर के। और ये कॉस थीटा तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा कब, ये पॉजिटिव होगा तब जब हमारा एंगल क्या हो, एक्यूट हो, एंगल क्या हो, एक्यूट हो। क्यों भाई, क्योंकि कॉस थीटा का ग्राफ देखो तुम, कॉस थीटा का ग्राफ देखो, उसी से तुम्हें पता लग जाएगा कब पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही रहने हैं, ये पॉजिटिव ही रहने हैं, ये दूसरा फैक्टर पॉजिटिव ही रहने हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये देखने हैं तो कॉस थीटा का ग्राफ इस तरह का होता है, बताइए तुम्हें, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के पहले ये कॉस थीटा पॉजिटिव ही रहता है, धीरे धीरे कम होता रहता है वैल्यू, 90 डिग्री पे आके जीरो हो जाता है, 90 के बाद ये निगेटिव होता है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल देख रहे हैं, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर दैट इज फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है वो 0 से लेकर के कितना 180 डिग्री तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो भाई ये है फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 भी हो सकता है सेम डायरेक्शन के लिए, ऐसे हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया, अलग डायरेक्शन हो गया, ऐसे हो गया तो ये ऐसे ये डायरेक्शन लोगे, ऐसे हो गया तो ये डायरेक्शन पाई हो गया है 180 डिग्री हो गया। अगर ऐसे हो गया तो फिर ये एंगल लेने पड़ेंगे, क्योंकि फोर्स का टेल और डिस्प्लेसमेंट का टेल दोनों मैच कर गया, और टेल टेल में मैचिंग होने पे जो स्मॉलर एंगल होता है उसी को तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलते हैं। सो किसी भी हाल में इसका 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हमें 180 तक ही कंसीडर करने हैं, 180 तक ही कंसीडर करने हैं। तो तुम्हें पता लग रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन 90 यानी कि एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होता है और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ग्रेटर देन 90 के लिए निगेटिव होता है, क्योंकि 180 से ज़्यादा तो होना भी नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इफ एंगल इज एक्यूट देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वर्क डन जो आया वो cos थीटा पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्वियसली थीटा हमारा लेस देन 180 तो होना ही होना है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, तो जब एक्यूट एंगल बने लेस देन 90 डिग्री बने। कब निगेटिव होगा, तो भाई ये जब ऑब्ट्यूज एंगल बने, किसमें किसमें, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो एंगल है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्क कब बनेंगे वो समझ गए भाई, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। और वर्क डन जीरो कब हो जाएगा भाई, तो जीरो तब होगा जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होगा तभी जीरो होगा। तो ये तभी होता है जब दोनों आपस में क्या रहें, परपेंडिकुलर रहें, दैट इज थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो ऐसा होगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक और बेसिक बात हम लोग जरा ध्यान रखें, क्लू पॉइंट,
कि वर्क डन हम लोग निकालते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा, तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट है भाई? ये वर्क डन में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जो लेते हैं उस पर ये डिस्प्लेसमेंट किसका है? डिस्प्लेसमेंट वेयर डी आर इज इक्वल टू क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब यह है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखने हैं। मान लो हमने ये बात को भी क्लियर करो, मान लो हमने इस पॉइंट पे फोर्स लगाए, ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ तो इस पॉइंट का डिस्प्लेस, ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ वो हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें तो इस पॉइंट से मतलब है। इस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हो, ये जिस पॉइंट पे लगेगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना। अब ब्लॉक चल करके आगे मान लो यहां पहुंच गया और ये जो पॉइंट था वो यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला काउंट करना है। ये ब्लॉक का क्या डिस्प्लेसमेंट हो उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अब मान लो कोई सीलिंग फैन हो, चलो भाई सीलिंग फैन है, मान लो सीलिंग फैन हो, ठीक है। अब हमने लगाया इस पॉइंट पे फोर्स, हमने लगाया मान लो इस पॉइंट पे फोर्स, अराउंड सेंटर हमने निकाला लगाया। अब मोशन हुआ, फोर्स लगाया, मान लो मोशन हुआ, लेकिन इस सेंटर पे अगर मान लो हमने बिल्कुल सेंटर पे फोर्स लगाया है तो सेंटर तो मूव नहीं करेगा। हो सकता है इस पे 4 और फोर्स लग रहे हो। हमें वर्क डन निकालना है इस वाले का। अगर मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो भाई जो इसका मोशन होगा, बॉडी का मोशन होगा, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल 4 फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स हैं इस पे लग रहे हैं, और उसका मोशन जो सबका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा इसका मोशन होगा। लेकिन हमें वर्क डन निकालना है तो एट ए टाइम एक ही फोर्स का तो वर्क डन निकालेंगे। तो अगर F1 का वर्क डन निकालोगे तो ये देखोगे कि अच्छा F1 तो सेंटर पे लग रहा था और मोशन हुआ, इसका मोशन हुआ, इसका मोशन हुआ, सेंटर वाला तो मूव नहीं किया, तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा, F1 का वर्क डन 0 हो जाएगा। F2 वाला यहां लग रहा था तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका हमारा वर्क डन मिलेगा। वर्क डन सबके मिलेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सबके वर्क डन मिले। F1 अगर है तो F1 का डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अगर वो हुआ है डिस्प्लेस तभी वर्क डन कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। चलो एक चीज़ और जरा ध्यान रखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो है ही, वर्क हम लोग कब समझते हैं कि हुआ, ये भी डिफाइन किया जाता है। वर्क बाय ए फोर्स इज सेड टू बी डन, वर्क बाय ए फोर्स इज सेड टू बी डन इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो P है वो मूव करे, किधर? तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे। ये फोर्स जो है, ये फोर्स हम लोग बोलेंगे कि ये फोर्स वर्क डन किया, किसी भी डायरेक्शन में ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करे, लेकिन वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो इसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क डन हो जाएगा 0। So work is said to be done by a force if point of application moves in any direction except perpendicular to force. If point of application of force moves in any direction except perpendicular to the force, then work is said to be done. ठीक है, वर्क इज, चाहो तो लिख भी सकते हो, वर्क इज सेड टू बी डन कब? इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन एनी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब इसी में हम लोग समझते हैं, अगर कुली है भाई, बहुत पहलवानी भी कर रहा है और ये अपने सर पे एक बॉक्स लेकर के चला और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है और बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और बॉक्स पे जो ये कुली फोर्स लगा रहा है वो तो भाई ऐसे लगा रहा है, एंड एस परपेंडिकुलर लगा रहा है, क्योंकि इस बॉक्स का जो वेट है mg, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लगा रहा है। अब वर्क डन बाई कुली फोर्स निकालना है, भाई, तो वर्क डन बाई कुली फोर्स निकालेंगे तो ये वर्क डन निकाल रहे हो किसका? कुली ने जो फोर्स लगाया, वो फोर्स किधर लगाया? तो वर्टिकली अपवर्ड लगाया। ये फोर्स जो लगाया वो वर्टिकली अपवर्ड लगाया। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बताओ, दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, ये फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना भी इस डायरेक्शन में डी आर करते हुए कहीं भी पहुंच जाए, वर्क डन विल बी टेकन 0। क्यों भाई? कि F का वैल्यू है, F का तो वैल्यू है
मान लो 40 न्यूटन 400 न्यूटन लगाया, फोर्स का वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, बट दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो फिजिक्स में वर्क डन विल बी ट्रीटेड 0। फिजिक्स में वर्क डन तभी किसी फोर्स का समझा जाएगा जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करे इन एनी डायरेक्शन अदर देन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। परपेंडिकुलर टू द फोर्स से किसी और डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वर्क डन के कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज हम लोग देख लिए डिफरेंट केस में। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये भी थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट वाला चीज है। कंजर्वेटिव फोर्स नाम से ही क्लियर है, कौन सा फोर्स भाई? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब क्या समझते हैं? जो कंजर्व करके रख सके, कंजर्व करके, कंजर्व मतलब स्टोर करके रख सके। कंजर्वेटिव फोर्स तीन तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग तीन तरह से डिफाइन करते हैं। अब हो सकता है तुमने पढ़ा हो कोई एक तरह से, कोई दूसरे तरह से, तो तीन तरह से इन जनरल फिजिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझना है तो देखो भाई, कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जिसके अगेंस्ट विच वर्क डन, जो भी वर्क करेंगे, वर्क डन विल बी स्टोर्ड, स्टोर कर सकेंगे, स्टोर्ड और कंजर्व्ड, इसीलिए तो इसका नाम है। हम लोग कंजर्व करके स्टोर करके रख सकें, और ऑब्वियसली किस फॉर्म में रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ, और इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कंजर्वेटिव फोर्स इज सच ए फोर्स जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी फोर्स। अगर ग्रेविटी फोर्स ग्राउंड पर से इसको उठा करके यहाँ ले आए h हाइट, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जरा समझना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा? तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना चाहते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है कि ग्रेविटी फोर्स जो लगाएगा, वेट फोर्स लगाएगा। ग्रेविटी फोर्स कितना लगाएगा? वेट फोर्स। तो ये ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है mg, ये है फोर्स बाय ग्रेविटी। फोर्स बाय ग्रेविटी मतलब अर्थ, ये फोर्स लगाया, तो तुम्हें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लगाना है तो इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सटर्नल लगाओ अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे। और डिस्प्लेसमेंट कराया तुमने h, यही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, तो इसका वर्क डन काउंट करना है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है तो इस डिस्प्लेसमेंट जो कराया गया है इसमें हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन, दैट इज mg, जो हम लोग देखेंगे वो अपवर्ड वाला देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो अपवर्ड हुआ है वो भी देखेंगे। तो mg भी अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट h भी अपवर्ड, तो कॉस लिखेंगे 0 डिग्री, और ये मिल जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh। यहीं पे अगर वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना होता, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स अगर निकालना होता, तो हम लोग ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन, दैट इज mg डाउनवर्ड में है जो ग्रेविटी फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट जो कि अपवर्ड में है, इसका वर्क डन निकालते। तो mg ये डाउनवर्ड में हुआ, डिस्प्लेसमेंट h हुआ, लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? तो cos 180 डिग्री हो गया। तो क्या मिला हमें भाई? तो माइनस mgh मिला। ठीक है भाई, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज माइनस mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स अगर निकालते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स। कैसे? देखो, वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस mg, इसमें माइनस लगा दें तो mgh मिल जाएगा, यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी का निगेटिव, ये ध्यान रखना है। सो वर्क डन अगेंस्ट any force, work done against any force is work done by equal and opposite force. Work done against any force F is equal to work done by equal and opposite force. ये ध्यान रखते हैं, और इसका जितना वर्क डन आएगा उसी का निगेटिव कर दो। अगर फोर्स का वर्क डन निकाल दिया, वर्क डन मान लो अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल लो। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल करके उसमें माइनस लगा दो, मिल जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, ये समझ गए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी, समझ गए। तो एक तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन समझा, कौन सा डेफिनेशन भाई? कि हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को बोलते हैं जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर हो सके। किस फॉर्म में भाई? तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं।
पहला ये डेफिनेशन है। दूसरा क्या डेफिनेशन भाई? तो दूसरा ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को, सच फोर्स हुज वर्क डन, जिसका वर्क डन, हुज वर्क डन, ये ज़्यादा चलता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, दैट इज स्टेट, इनिशियली कहाँ था बॉडी, फाइनली कहाँ पहुंचा, नॉट ऑन पाथ टेकन, कौन सा पाथ लिया गया, किस पाथ से फॉलो किया गया, किस पाथ से वर्क डन निकाला गया, उस पर डिपेंड ना करे। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन स्टेट, नॉट ऑन पाथ टेकन। ठीक है, मीन्स ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो, इसको अदर वर्ड्स में ये भी हम लोग लिखते हैं सच फोर्स, ऐसा फोर्स हुज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इज पाथ इंडिपेंडेंट। और ये भी ध्यान रखना, सच फोर्स हुज वर्क डन और against which work done or against which work done is path independent, is path independent। मतलब ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन निकालो, whose वर्क डन निकालो, या जिसके अगेंस्ट वर्क डन निकालो, दोनों क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो। चाहे ऐसा फोर्स का वर्क डन निकालो या इसके अगेंस्ट का वर्क डन निकालो, पाथ से इंडिपेंडेंट हो। ग्रेविटी फोर्स मान लो हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटी फोर्स की, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे थे, तो उसकी बात करें हम लोग, तो ग्रेविटी फोर्स में यहाँ से यहाँ ले गए, वर्क डन मान लो हम लोग निकालें वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी का अगर काउंटिंग करना चाहते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो बताओ भाई पाथ 1 के थ्रू क्या होगा। 1 नंबर पाथ ये है, डायरेक्ट ले जाना। 2 नंबर पाथ है ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, फिर ऐसे ले जाओ, तो 1 से पाथ ले जाएंगे। अगर एच हाइट ऊपर उठाए हैं तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर लिखें तो बाई ग्रेविटी का मतलब हो गया इस mg का वर्क डन निकालने पड़ेंगे, तो ये mg डाउनवर्ड है, ले जा रहे हो अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h इंटू कॉस 180 डिग्री, दैट इज क्या मिल गया, तो माइनस ऑफ mgh ही वर्क डन बाई ग्रेविटी। ये ध्यान रखना, बाई ग्रेविटी वर्क डन निकाल रहे हैं। पाथ नंबर 1 से निकाला, अब जरा हम लोग पाथ नंबर 2 से निकालें, तो पाथ नंबर 2 से निकाल के देखो भाई, यहाँ से यहाँ ले गए वर्क डन 0 हो गया, यहाँ से यहाँ ले गए तो फिर तो देखो अब ग्रेविटी फोर्स तो इधर लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो पहले तो 0 वर्क डन हो गया फर्स्ट यहाँ से यहाँ जाने का, फिर क्या हो गया भाई, तो यहाँ mg और h ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस mgh हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो टोटल वर्क डन इज माइनस ऑफ mgh। तो ये माइनस ऑफ mgh इधर भी आया, माइनस ऑफ mgh इधर भी आया, मीन्स पाथ 1 से ले जाए या पाथ 2 से ले जाए, पाथ से इंडिपेंडेंट है। अगर मान लो हमने बाद में डिसाइड किया कि नहीं ऐसे ऐसे ले जाते हैं, तब भी हमारा वर्क डन उतना ही होगा। इस पाथ से भी ले जाओगे तब भी वर्क डन टोटल यहाँ इनिशियल से फाइनल ले जाओ तो टोटल वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट आएगा, चाहे कोई भी पाथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी करो पाथ इंडिपेंडेंट आएगा। तो इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट किया। सिमिलरली आप चाहते तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी कैलकुलेट कर सकते थे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी कैलकुलेट करते तो क्या होता, प्लस mgh हो जाता। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ से यहाँ ले जाने में mgh, यहाँ से यहाँ ले गए 0, यहाँ से ले गए mgh, फिर यहाँ 0, तो बात वही हो जाता, साइन बदल जाते। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, जितना आना है उतना ही आएगा। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पे। अगर इनिशियल फाइनल चेंज करोगे तभी ये चेंज होगा, मीन्स ये सिर्फ स्टेट डिपेंडेंट है, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट है, ये बोल सकते हैं पोजीशन डिपेंडेंट है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा वर्क डन, ऐसा फोर्स को भी हम लोग कंजर्वेटिव समझते हैं। क्लियर है, ये भी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो इसको भी हम लोग डिलीट मारते हैं भाई, चलो इसको भी डिलीट कर दिया। चलो अब जरा देखें हम लोग, तो दूसरा समझ गए, ऐसा वर्क डन, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन या जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। ठीक है, तीसरा हम लोग तीसरा तरह से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, वो क्या है भाई, तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन निकाला जाए राउंड ट्रिप यानी क्लोज पाथ के लिए तो वो 0 आए।
क्लोज पाथ के लिए ये सर्कल डाल दिया, मतलब क्या, इंटीग्रेशन जो किया इसका मतलब नेट वर्क डन निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल वर्क डन निकालना, ऐड करते करते जितना dw आ रहा है सबको ऐड कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन मतलब टोटल वर्क डन। सर्कल डाल दिया मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे वापस आना होगा। मीन्स ये dr के लिए ये dr करते करते वापस आ जाना है यहीं पे, तो क्लोज पाथ हो जाएगा। मीन्स क्लोज पाथ के लिए अगर वर्क डन निकाले तो दैट विल बी 0 कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा फोर्स है। क्यों भाई, तो यहाँ देखो इसको भी हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएं, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएं, फिर यहाँ से यहाँ ले जाए, तो क्लोज पाथ बन जाएगा। अगर ये मान लो हम लोग वर्क डन मान लो कैलकुलेट करना चाहते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी हम लोग निकालना चाहते हैं इस क्लोज पाथ के लिए। मान लो हम लोग A से B गए, B से C, C से D वापस से, किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, तो A B C D A के लिए निकालना चाह रहे हैं। चलो A B C D A के लिए निकालना चाहते हो, यहाँ से यहाँ ले गए तो ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, तो ग्रेविटी फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, तो ये हॉरिजॉन्टल ले जा रहे हो, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस यहाँ से यहाँ ले जाए तो क्या हो गया, ग्रेविटी फोर्स उधर ही, डिस्प्लेसमेंट उधर ही, तो क्या मिल जाएगा, mg इंटू ये h, अगर ये हाइट हमारा h है तो, और फिर यहाँ से यहाँ ले गए तो 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले गए तो mg फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो mg डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस mgh हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन हो जाएगा 0। सो क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो गया, 0। लेकिन यही तुम अगर फ्रिक्शन फोर्स के लिए मान लो एक रूम में टेबल यहाँ है, यहाँ से यहाँ ले गए और फ्रिक्शन तो बेचारा इधर लगा, तुमने फ्रिक्शन का वर्क डन अगर काउंट करते हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हो जाएगा फ्रिक्शन का मान लो -50 जूल, एग्जांपल के लिए फ्रिक्शन जो लगा 5 और इधर है 10 का डिस्प्लेस, तो -50 जूल वर्क डन हो गया बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन है नॉन कंजर्वेटिव, इसका हम लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में -50 जूल वर्क हुआ, फिर यहाँ से यहाँ भी ले गए तो भी फ्रिक्शन अब इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट तुमने इधर कराया, तो फ्रिक्शन अगेन हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में है, तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, -50 जूल। फिर इधर 10 मीटर ले जाएं तो अब इस बार फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फिर -50 जूल हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो फ्रिक्शन हमारा लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हो, फिर हमारा -50 जूल, मीन्स राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना हो गया, -50 दैट इज -200 जूल का वर्क डन हो गया। इसमें तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा, तो इसलिए ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 होता हो वो कंजर्वेटिव हो और ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मीनिंग समझे। कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल जो है, ध्यान देना, कंजर्वेटिव का हम लोग को जो पढ़ने हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, और स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव में हम लोग देखते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग को जो पढ़ना है मेनली वो है फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स। ये सब क्या है समझने हैं, नॉन कंजर्वेटिव, ये दोनों तो कॉमन पढ़ने हैं आपको, ठीक है। ये सब नॉन कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या हुआ, नॉन कंजर्वेटिव मतलब जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके नहीं रख सकते, विल बी स्टोर्ड, तो विल बी के बदले में कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हुआ कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट तुमने वर्क कर दिया, अच्छा फ्रिक्शन के अगेंस्ट तुमने वर्क कर दिया, टेबल को इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे लेके चले गए, हमारा तो -50 जूल हो गया वर्क डन, मीन्स मेरा 50 जूल तो लॉस हो गया। अब तुम सोचोगे भगवान दे दे हमें वर्क डन, हमने जो किया फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो मुझे वापस मिल जाए, तो भगवान बोलेंगे किसके अगेंस्ट वर्क किया था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो तो नॉन कंजर्वेटिव है, नहीं मिलेगा, भाग जाए यहाँ से, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिव के अगेंस्ट अगर वर्क किए हो, 50 जूल वर्क किया कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो भगवान से बोलोगे कि हमें वापस मिल जाए, वापस भगवान बोलेंगे छोड़ दो इसको और ओरिजिनल कंडीशन में आने दो, जहाँ से ले गए थे उसी कंडीशन में आएगा, तब तुम्हें मिल जाएगा। तो तुमने 50 जूल जो वर्क किया mgh अगर छोड़ोगे तो यहाँ पे mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर तुम्हें मिल जाएगा। मीन्स जो हमने यहाँ पे देखो स्पेन को उठाया, वर्क डन mgh किया, अब रिलीज करेंगे तो जब यहाँ आएगा तो देखा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें मिला वही 50 जूल, mgh लॉस कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो नॉन कंजर्वेटिव ऐसा फोर्स है जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव ऐसा फोर्स होगा जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट ना होके पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। इस पाथ से ले जाओगे, मान लो यहाँ से शुरू किया हमने, इस पाथ से ले गए और फ्रिक्शन के अगेंस्ट
पावर किया -200 जूल हुआ। अगर दूसरा बड़ा पाथ से ले जाते, इतने बड़े पाथ से ले जाते तो वर्क डन -400 भी हो सकता था, इधर से ले जाते तो -500 भी वर्क डन हो जा सकता था। मीन्स वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा ऐसे कोर्स में, ऐसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा। तो सब कुछ उल्टा हो गया। समझ गया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल भी समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो आप समझ गए, तो अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों का था, याद होगा अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई। तो वर्क का हम लोगों ने समझा, कब पॉजिटिव नेगेटिव को, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखा, और अब हम लोगों को देखने हैं क्या भाई, तो अब देखने हैं पावर। तो पावर क्या होता है वो जरा समझे। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया भी था कि ये टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क है, मीन्स dt टाइम में dw वर्क किया तो ये पावर है। और इसको आगे बढ़ाएं हम लोग तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा वर्क डन होगा भाई dt टाइम में, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ dr वही हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट और dr और dt को एक साथ हम लोग एसोसिएट करके समझें तो दिस इज नथिंग बट फोर्स डॉट वेलोसिटी हो जाएगा। मीन्स पावर का फॉर्मूला ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। इससे पावर को इंस्टेंटेनियस यानी टी टाइम पे अगर हम लोग पावर निकालना चाहते हैं तो उस टी टाइम पे क्या है फोर्स और उस टी टाइम पे क्या है वेलोसिटी। टी टाइम पे क्या है फोर्स और क्या है वेलोसिटी, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकते हैं। उस समय का पावर dt टाइम, जिस टाइम इंटरवल में लिया गया है dt टाइम, उस समय क्या पावर है। मीन्स अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे तुमने स्टार्ट किया और 2 प्लस dt, तो ये जो dt टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 2 प्लस dt टाइम, तो ये dt टाइम इंटरवल जो हुआ ये इस टाइम इंटरवल में इस रेट से वर्क डन हो रहा है, तो ये पावर होगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर का ये पावर होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर है। कई बार ऐसे दे दिया था कि पावर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस मान लो कुछ भी दे दिया 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पावर 2 सेकंड पे कितना होगा भाई। तो पावर 2 सेकंड पे निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 2 रखने पड़ेंगे, यानी कि कितना मिल जाएगा भाई 4 × 2 8, 4 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 1 करने पड़ेंगे, और ये मिल जाएगा कितना भाई 8 और 1 9, 9 और 10 19 जूल पर सेकेंड, दैट इज 19 वाट। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो ये इस तरह से पावर हम लोग निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर है ये। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर है। कई बार ऐसा होगा अगर मान लो वर्क डन किया गया टी टाइम के हिसाब से, तो ये इस तरह से वेरी कर रहा है। मान लो इसका मतलब वर्क डन किया जा रहा है, हर टाइम पे वर्क डन स्टोर होता जा रहा है, कर रहे हैं। तो वर्क का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है, इस तरह से दिया हुआ है। तो पावर दे दिया जाए कि ठीक है भाई 1 सेकंड पे पावर बताओ कितना है, तो P1 कितना है, तो कैसे निकालोगे। तो तुम्हें पता है कि अगर वर्क और टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो पावर तो होता है dw/dt, और dw/dt का मतलब क्या है, dw/dt का मीनिंग है स्लोप ऑफ वर्क डन टाइम ग्राफ। तो कई बार अगर पूछ दिया जाए कभी कि वर्क डन टाइम ग्राफ दिया हो और निकालना है पावर इंस्टेंटेनियस, तो हमें स्लोप निकालना पड़ता है। 1 सेकंड पे पहुंच जाओ, स्लोप निकालो, अल्फा अगर एंगल आया तो ये लिख देंगे tan अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू दिया रहेगा, ये 20 दिया है, मान लो ये 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 वाट। तो किसी भी टाइम पे 1 सेकंड में निकालना है। तो ये अगर मान लो बोल दे कि 4 सेकंड में पावर निकालो, तो 4 सेकंड पे पावर कैसे निकालोगे भाई, तो उस समय का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब दिखाया हुआ है तो यहाँ स्लोप निकालेंगे, जो कि क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 होता है। तो स्लोप हमारा उस समय का पावर बताएगा और वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से सबके ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग भी साथ साथ समझते चलने हैं। फोर्स डॉट वेलोसिटी है और ये स्लोप है यहाँ पे, स्लोप dw/dt मतलब स्लोप ऑफ वर्क डन टाइम ग्राफ। ठीक है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, इसको भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं पावर निकालने में, ये वाला भी बहुत फार्मूला यूज़ होता है। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी बिल्कुल याद रखने हैं। और कई बार पूछा जाता है कि एवरेज पावर किसी टाइम इंटरवल में, जब भी किसी टाइम इंटरवल में बोला जाए तो वो क्या होता है, एवरेज पावर। एवरेज पावर को हम लोग ऐसे लिख करके ऐसे भी दिखाते हैं, या P एवरेज लिख दिया तब भी बात वही हो गया, P एवरेज या P मीन लिख दिया तब भी वही बात है। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे किसी टाइम इंटरवल में, ये जब भी देखो इंस्टेंटेनियस जब
पूछना होगा इंस्टेंटेनियस तो वो ज़रूर एट ए टाइम पूछेगा, एट ए टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। और एवरेज जब पूछा जाता है तो वो होता है फॉर ए टाइम इंटरवल। ये सब कंसेप्ट तो आपको पता ही है। जिस तरह से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही एवरेज पावर जब पूछा जा रहा है तो किसी टाइम इंटरवल के लिए पूछा जाएगा। तो ये एवरेज कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन उस पूरे टाइम इंटरवल में डिवाइडेड बाई टी करने, ये होगा एवरेज पावर। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन कि क्या सिचुएशन दिया हुआ है। टोटल वर्क डन तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, एफ डी आर से निकाल सकते हैं। अगर ये दिया है तो एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स रख के इंटीग्रेट करते हैं, या फिर हम लोग एरिया से निकालते हैं। अगर मान लो एफ एक्स कर्व दिया हुआ या एफ आर कर्व दिया हो तो इसका एरिया निकाल के भी हम लोग टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। टोटल वर्क डन निकालने के तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अगर ये पावर इंस्टेंटेनियस दिया हुआ तो पी डी टी से भी हम लोग निकालते हैं, T1 से T2 के लिए निकालोगे यहाँ वर्क डन, ऐसे भी टोटल वर्क डन निकाल सकते हो। और ये एरिया से भी निकाल सकते हो, एरिया अंडर कौन सा, अंडर पी टी कर्व, तो एरिया अंडर पीटी कर्व से भी हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर टोटल वर्क डन के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट दिया है तो ऐसे करके भी हम लोग वर्क डन टोटल निकाल सकते हैं पूरे डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करके। तो इस तरह से जो भी रहेगा सिचुएशन अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो यहाँ पे ऐसा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रख करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू 2 से भैया t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक का हमें निकालने थे तो बोलो भाई निकाल लो और कर दो काम। ये टाइम इंटरवल डालने पड़ेंगे, टोटल टाइम इंटरवल जितने में तुम्हें एवरेज पावर निकालना चाहते हो। ठीक है, यहाँ तक बस ये सब तो काम करना है। पावर निकालने का डिफरेंट सिचुएशन समझ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जिसको नोट करना हो वो नोट कर भी सकता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलें। तो उसके बाद था एनर्जी को हम लोगों को देखना था। तो एनर्जी भाई तुम्हें पता ही है, दो तरह के एनर्जी हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो एनी बॉडी मास m मूविंग विद स्पीड v विल हैव काइनेटिक एनर्जी कितना भाई, तो हाफ mv²। ये क्या होता क्या है भाई, तो ये है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क करने का कैपेसिटी है इन ए बॉडी। ये है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, समझे हम लोग। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ज़्यादा लिखने में टाइम लगता है। डूइंग वर्क ड्यू टू और बाई वर्च्यू ऑफ, कुछ बुक में लिखा जाएगा बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन होने से जो वर्क करने का टेंडेंसी आया, जो वर्क करने का कैपेसिटी आया, वो है इसका काइनेटिक एनर्जी बाई वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई बॉडी मोशन में है तो इस मोशन के होने से इसमें वर्क करने का कितना कैपेसिटी आ गया, दैट इज इसका काइनेटिक एनर्जी। इसका वैल्यू हम लोग डिराइव करते हैं रेगुलर क्लास में, तो वो होता है हाफ mv², समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो नोन एज कन्फिगरेशनल एनर्जी, कन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है भाई। और कन्फिगरेशन क्या होता है वो सब आपने पढ़ा था। किसी भी सिस्टम में जितने भी मासेस हैं या चार्जेज हैं, इनके रिलेटिव सेपरेशन और इनके मास टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। सब एक दूसरे से सर्टेन, फॉर एग्जाम्पल एक फोटोग्राफ जो कि क्लास का फोटोग्राफ है, कौन मास कितना रिलेटिव सेपरेशंस पे हैं, उन सब का इंफॉर्मेशन कन्फिगरेशन रहता है। एक भी मास यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो सेपरेशंस चेंज हुए और ये कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। अगर एक ही बंदे 4 बार फोटो खिंचवाए, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो ऐसे ये एक ही सिस्टम के 4 अलग अलग कन्फिगरेशन हो गए। ऑल द मासेस, ध्यान से समझना, ऑल द मासेस और चार्जेज एंड देयर रिलेटिव सेपरेशंस टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। अर्थ है, ब्लॉक है h1 हाइट पे, वही अर्थ वही ब्लॉक h2 हाइट पे। अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम कन्फिगरेशन नंबर 1, कन्फिगरेशन नंबर 2। थर्ड हाइट ले आए तो कन्फिगरेशन नंबर 3। सिस्टम एक ही है, अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम, बट कन्फिगरेशन अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे मास ही तुम बदल दो, यहाँ m1 हो जाए, यहाँ m2 हो जाए, तो ये अर्थ प्लस m1 सिस्टम, ये अर्थ प्लस m2 सिस्टम, तो वो सिस्टम ही चेंज हो गया, वो सिस्टम ही फिर चेंज हो गया। तो सिस्टम का मतलब है मास सब वही के वही रहेंगे, सिर्फ रिलेटिव सेपरेशन चेंज हुए तो कन्फिगरेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हर कन्फिगरेशन में अपना अपना पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ h1 वाला हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी u1 है, तो h2 वाला हाइट पे चला गया, पोटेंशियल एनर्जी u2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा हर कन्फिगरेशन का अलग अलग होता है, इसलिए इसका नाम कन्फिगरेशनल एनर्जी भी है, कन्फिगरेशन वाइज एनर्जी।
ठीक है। और जब भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज करते हैं, मान लो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है mg, ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव है। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यही सब होता है कंजर्वेटिव। तो जनरल बात हम लोग समझे पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि व्हेनेवर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्टेन सिस्टम इज चेंज्ड, then we must do some work, external agent must do some work against the conservative force involved in the system। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व ग्रेविटी फोर्स है, तो इस ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करोगे आप, h हाइट उठाने में, फर्दर h हाइट उठाना चाहते हो, h1 पे था h2 पे लेके चले गए, तो ये h कितना हुआ भाई, तो h2 माइनस h1 हुआ। ये इतना जो तुमने हाइट उठाया, तो इसमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया हमने, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स हमने किया, ये वर्क डन। तो दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पहले जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो तो है, अब न्यू कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसमें स्टोर हो गया। मीन्स U1 अगर मान लो 100 जूल था, तुमने वर्क जो किया अगेंस्ट ग्रेविटी वो मान लो 20 जूल का वर्क किया, तो U2 हो जाएगा, पहले से 100 तो था वो तो है ही, लेकिन तुम्हारा वर्क डन जो कन्फिग्रेशन चेंज करने में किए हो तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। मीन्स तुम्हारा वर्क डन जो 20 जूल था वो क्या है, 120 माइनस 100 ऐसे करके। मीन्स योर वर्क डन गया कहाँ, तुमने ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। इसलिए हम लोग देखो ध्यान से एक बात बता देते हैं इंपॉर्टेंट, और आपने ये हजम किया होगा रेगुलर क्लास में। इन फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का किसी कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइंड नहीं होता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन फिजिक्स। और वो क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 किया, तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही डिफाइंड है फिजिक्स में। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। ये आप बोल सकते हो, देखो कोई पूछे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप ये नहीं बता सकते कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एब्सोल्युटली कितना पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं बता सकते। आप ये बता सकते हो कि अच्छा इस वाले में जितना था पोटेंशियल एनर्जी उससे mgh ज़्यादा है, क्योंकि mgh वर्क करेंगे तब यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि h1 हाइट पे है, h2 हाइट पे है, h हाइट उठाने पड़ेंगे, तो mgh वर्क करने पे ये आ गया। इसका मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल एनर्जी था उससे mgh ज़्यादा है। डिफरेंस इज नोन, एब्सोल्यूट इज नॉट नोन। यहाँ से mgh ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, इसका कितना है, अगर ये 0 है तो ये mgh है, अगर ये 100 है तो ये 100 प्लस mgh है, अगर ये -200 है तो -200 प्लस mgh है। मीन्स डिफरेंस इज नोन, एब्सोल्यूट इज नॉट नोन। सो डिफरेंस इज डिफाइंड इन फिजिक्स। अगर तुम्हें फिर भी पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम डिफाइन करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, मान लो U2 पे डिफाइन करना चाहते हो, तो वो होगा कन्वेंशन बना करके, कन्वेंशनल डेफिनेशन, कन्वेंशनल वैल्यू। तो U2 अगर निकालना चाहते हो, मान लो यही हमारा U2 जो है वो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो 1 को बना दिया जाए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। 1 को क्या बनाया जाए, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्यों नाम लिया, तो रेफरेंस नाम से ही बता रहा है कि ये रेफरेंस का काम करेगा भाई, रेफरेंस का काम करेगा। मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग रेफरेंसली, हम लोग कन्वेंशनली 0 लेते हैं। फिर से समझो, डिफरेंस इज डिफाइंड, डिफरेंस डिफाइंड है फिजिक्स में। इसलिए किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए एक का वैल्यू तो फिक्स करने पड़ेंगे, तो वो वैल्यू फिक्स करने के लिए हम लोगों ने एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया। वो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कन्वेंशनली हम लोगों ने क्या लिया भाई, तो 0 लिया। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है ये भी जरा देखा जाए। पर्पस तो समझ गए, पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी किसी कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करने के लिए रेफरेंस की ज़रूरत है। रेफरेंस होता है, मान लो मास वाला सिस्टम अगर लें तो इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन, ध्यान देना, इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन। अगर मास वाले सिस्टम हो, किसी सिस्टम में मासेस हैं तो एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो, ऐसे कंडीशन में चले जाएं तो उस कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। चार्ज वाले सिस्टम के लिए भी यही होता है, चार्ज वाले सिस्टम के लिए भी है इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन। और स्प्रिंग के लिए है, स्प्रिंग जब वो नेचुरल लेंथ में हो, मतलब कोई एक्सटेंशन उसमें कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं हुआ हो, नेचुरल लेंथ वाला कंडीशन, स्प्रिंग अपना बिल्कुल नेचुरल लेंथ में है, तो इस कंडीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 समझा जाएगा और ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा स्प्रिंग का।
लेकिन यहाँ पे M1 है, M2 है या Q1 है, Q2 है, तो ये क्या होना चाहिए, तो इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन पे हो, तो इस कंडीशन में ये पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो समझा जाता है। ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो सब लोगों ने मान लिया है, समझ लिया है, तो इसलिए इसको रेफरेंस बना दिया गया। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। अब देखो, जब ये रेफरेंस की बात हो गई तो अब हम लोग डायरेक्टली अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कन्वेंशनल, ध्यान देना। तो अब ये U2 U प्रेजेंट हो गया, U1 U रेफरेंस हो गया, इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। कहाँ से कहाँ भाई, तो 1 से 2 मतलब रेफरेंस से प्रेजेंट कन्फिग्रेशन तक लाने में हमें वर्क डन देखना पड़ेगा। तो ये वाला तो कन्वेंशनली क्या हो गया, जीरो हो गया। सो किसी भी सिस्टम का प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन। ये बना कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क डन, और अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से असेंबल करने में वर्क डन, ठीक है। और इसी का आप एग्जाम्पल ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं 12th क्लास में, और स्प्रिंग में भी पढ़ते हैं। कैसे, तो देखो भाई, ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था M1 है, M2 है, और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो भाई एक दूसरे से जब इनफाइनाइट पे हुए तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस है। अब इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो भाई इनफाइनाइट से फर्स्ट को लाओ, यहाँ पे ए पॉइंट पे फिक्स करो, तो वर्क डन फर्स्ट को लाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन निकालने हैं। ग्रेविटी फोर्स का ही तो है कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। तो जब फर्स्ट को लाओगे, M1 को लाओगे, तो पहले से कोई नहीं है, तो वर्क डन करना पड़ेगा फर्स्ट को लाने का और सेकंड को लाने का। तो पहले को लाने का वर्क डन जीरो हुआ, क्यों, क्योंकि पहले से कोई चार्ज, कोई मास है ही नहीं, तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो हमने भी नहीं लगाया। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी रखने हैं, जितना अगर ये 10 न्यूटन कोई लगाता ग्रेविटी फोर्स तो हम लोग भी -10 लगाते हैं अपोजिट में, लेकिन कोई था ही नहीं तो किसी ने लगाया नहीं, तो वर्क डन जीरो होगा। सेकंड को जब लाएंगे इनफाइनाइट से, जब M2 को लाएंगे तो पहले से यहाँ पे M1 प्रेजेंट है, वो फोर्स यहाँ लगाएगा, तो उसका वर्क डन हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और इसी का वर्क डन हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में कैलकुलेट किया था। कितना भाई, तो ग्रेविटी फोर्स जो लगता है हमारा वो होता है -G M1 M2 बाई एक्स स्क्वायर। अगर एक्स डिस्टेंस पे किसी टाइम पे अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटी फोर्स है वो ये है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो फोर्स होगा वो होगा G M1 M2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फोर्स dx और इनफाइनाइट से लेकर के r तक लाने हैं। अगर ये r सेपरेशन है तो r तक लाने हैं, तो ये वर्क डन बनता था -G M1 M2 डिवाइडेड बाई r। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मास सिस्टम सेपरेटेड बाई r। इस तरह से निकालते थे। उसी तरह से चार्ज के लिए भी निकालते हैं 12th क्लास में, तो वो आता है पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्ज अगर हमारा Q1 और Q2 हो सेपरेटेड बाई r, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r। तो ये तो खैर 12th की बात है। और स्प्रिंग में, तो भाई स्प्रिंग में भी हम लोग किसी भी कन्फिग्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर स्प्रिंग की बात करें तो ये मान लो अभी इलोंगेटेड कंडीशन में है, मान लो अभी ये इलोंगेटेड कंडीशन में नेचुरल लेंथ प्लस x है, तो भाई इसका रेफरेंस जो था वो तो ये था नेचुरल लेंथ वाला, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिया जाएगा। ये रेफरेंस है, इसमें जीरो। अब ये रेफरेंस से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क करना पड़े, तो भाई एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगाया होगा, इधर से हमारा स्प्रिंग फोर्स लगा होगा, लेकिन हमें किसका वर्क डन निकालना है, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स कितना करना पड़ेगा, तो भाई kx डी, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स होता है -kx, तो kx dx और इंटीग्रेट करने पड़ेंगे 0 से लेकर x तक, तो वो मिलता है हाफ kx स्क्वायर, मिलता है ना भाई, हाफ kx वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यही है वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। तो इस कंडीशन का ये है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ kx स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखो, न्यूमेरिकल में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डील करते हैं। देखो भाई, ऊपर से नीचे आया तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग को डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। और जब डिफरेंस निकालना है तो आप कहीं भी जीरो सेट करो। मान लो तुम यहाँ से निकालना चाह रहे हो डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, गेन कितना हुआ, तो यहाँ रेफरेंस बनाओ तो सीधा mgh लिखो,
सीधा mgh लिखोगे, गेन पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ से लिखोगे तो पहले mgh1 था, पहले कितना था भाई, mgh1 था, बाद में ये कितना हो गया भाई, तो ये वाला हो गया mgh1 प्लस h हो गया, क्योंकि ये वैसे हाइट और ऊपर उठ गया है ये। तो अब डिफरेंस कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो डिफरेंस हो गया भाई ये वाला माइनस ये वाला, तो mgh1 प्लस mgh माइनस mgh1, तो h1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, तो mgh बचेगा। तो भाई यहाँ से लो, अभी mgh1 है, mgh1 प्लस h है, तो अब डिफरेंस निकालोगे तो mgh मिलेगा। इससे अच्छा यहीं जीरो ले लेते तो यहाँ पे सीधा आ जाता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट। तो इसलिए जब डिफरेंस डील करना हो तो हम लोग रेफरेंस कहीं भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल जो स्टैंडर्ड है इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन वाला वो बनाए। इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग डील करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए रेफरेंस एज पर कन्वीनियंस हम लोग ले सकते हैं, अपना चॉइस है, कोई भी एनी चॉइस ऑफ रेफरेंस पे हम लोग बना सकते हैं। कोई ग्राउंड लेवल पे ले लेता है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे ही ले लेता है, कोई एच हाइट पे ले लेता है, कोई कहीं भी ले सकता है। जहां रेफरेंस बनाओगे उससे ऊपर वाला हाइट के लिए mgh हो जाएगा पोटेंशियल, नीचे के लिए माइनस mgh हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये h वेरी वेरी स्मॉल हो, h वेरी वेरी स्मॉल हो रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। और ग्रेविटेशन में इसका हम लोग और ज़्यादा डिटेल देखेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, mgh अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालने का। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना चाहते हो तो ये जो है ना वो मेन है फॉर्मूला टू मास सिस्टम के लिए। तो अभी अगर ये अर्थ है, ध्यान देना, और ये अगर मान लो h1 हाइट पे है अभी, ठीक है, तो इस कंडीशन में इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी mgh1 नहीं बोलेंगे, ये mgh1 नहीं बोलेंगे, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे भाई, तो ये अर्थ है, इसका अपना रेडियस r है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का लिखेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास स्मॉल m, ठीक है, और डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द टू, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इसमें h हाइट है तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h1 हाइट, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये h2 हाइट पे ले जाओगे तो ये u1 है, ये h2 हाइट पे लेके चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा माइनस जी mm बाई आर प्लस h2। ठीक है, और इसलिए h1 से h2 ले जाने में वर्क डन अगर निकालना हो, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स कितना किए, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क किए, तो ये u2 माइनस u1 यहाँ से निकालना पड़ेगा। और ये u2 माइनस u1 निकालोगे तो तुम्हें आ जाएगा ये mgh, लेकिन कब, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तब। ठीक है, ये mgh1 से h2 तक ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ चेंज होगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ये मेन फॉर्मूला मिलेगा, इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे कि h वेरी वेरी लेस देन r है, तब ये आएगा mgh। इसलिए ये फार्मूला अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है। ये इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी जब h हाइट उठाते हैं तो mgh इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन ये h वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ के लिए है। 2-4-10 मीटर 2 किलोमीटर भी उठा लो तब भी ये काम करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट, मान लो क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इफ वी इंक्रीज द हाइट फ्रॉम 2 मीटर टू 2 लाख मीटर या 2000 मीटर, तो बहुत ज़्यादा हाइट लेके जाओगे तो फिर तुम्हें ये पोटेंशियल एनर्जी में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ना कि mgh कर दोगे। सीधा ये नहीं कर दोगे कि mg अच्छा कितना ले गए, रेडियस ऑफ अर्थ इतना ले गए तो mgr कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये वर्क डन नहीं होगा, ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होगा। अगर r रेडियस, इतना रेडियस जो 6400 किलोमीटर है, इतना रेडियस लेके चले जाएँ तो हमारा वर्क डन सीधा mgh कर दिया, इसका वैल्यू r रख दिया, ऐसा नहीं होगा। इसका ओरिजिनल वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो mgr/2 आ जाता है। तो कैसे करेंगे, तो इससे करेंगे भाई, ये है मेन फॉर्मूला। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ गया, कुछ याद आ गया। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एब्सोल्यूट सेंस में नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। हाँ, तुम प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में निकालना चाहते हो तो एक रेफरेंस बनाओ, उसके हिसाब से कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगे। कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम का किसी भी कन्फिग्रेशन में, वो है रेफरेंस से प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में असम्बल करो और अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन निकालो, तुम्हें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। चाहे स्प्रिंग का निकालना हो या 2 मास सिस्टम का निकालना हो। 2 मास सिस्टम का भी अभी निकाल के मैंने दिखा दिया,
कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे हुआ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh मत समझना, ये वेरी वेरी स्मॉल हाइट हो तब के लिए ये इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ तो इस कंडीशन में हम लोग बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंगली जो लिखा हुआ है इसी से हम लोग काम करेंगे, u2 - u1 इससे करेंगे, सॉल्व करेंगे। h वेरी वेरी लेस देन r के लिए ये जरूर mgh आ जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन रेजिंग द ब्लॉक थ्रू हाइट h। यह है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन रेजिंग द ब्लॉक थ्रू हाइट h। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। एनर्जी का भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है भाई? तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये देखने हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई कि अगर हम लोगों ने टोटल वर्क करें, वर्क डन टोटल डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल वर्क डन इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स हैं, W1 लग रहा है, W2 लग रहा है, W3 लग रहा है, किसी भी सिस्टम के लिए जितने भी वर्क लग रहे हैं, हो रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सबके वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है। इसमें हम लोग इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सब काउंट करते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सब काउंट करते हैं। मीन्स इसमें इंटरनल फोर्स लग रहा हो या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो या कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, जितने फोर्स ऑन द सिस्टम हैं, जितने फोर्स हैं सबका, इंटरनल एक्सटर्नल सबका, ठीक है, सबका वर्क डन निकालोगे टोटल, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो इसका ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ से बॉल फॉल कर गया तो इसमें तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो है mg। तो हम लोग लिखेंगे mgh का वर्क डन, तो वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन mg का कितना वर्क डन होगा, mg ही तो इस पे फोर्स लग रहा है भाई, यहाँ से h हाइट ये फॉल किया तो mg का वर्क डन हो जाएगा, mg भी उधर ही, h भी उधर ही, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, तो mgh है, ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। पहले मान लो रिलीज किया था 0 पे तो इसलिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 ऐसा लिखेंगे भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आकर के हाफ mv स्क्वायर हो चुका है और पहले हमारा ये 0 था तो इसलिए ऐसा लिखेंगे, तो हाफ mv स्क्वायर इज दिस, mm कैंसिल हो जाएगा और v का वैल्यू हो जाएगा √2gh। तो होना भी चाहिए, जब v स्पीड गेन जो होता है वो √2gh आ जाता है हाइट फॉल करने में, तो यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कहने का है वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर मान लो यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस भी होता, जब एयर रेसिस्टेंस भी होता तो ये एयर रेसिस्टेंस का भी वर्क डन हमें काउंट करने पड़ते। टोटल वर्क डन में वर्क डन बाई ग्रेविटी काउंट करते प्लस वर्क डन बाई एयर रेसिस्टेंस काउंट करते, उसको लिखते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये कॉन्सेप्ट अभी बताया है, याद दिलाया है। न्यूमेरिकल तो भाई नेक्स्ट प्रैक्टिस वाले क्लास में आपको करना ही है, तो न्यूमेरिकल के लिए तो आपको खुद सॉल्व करने हैं भाई, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा MCQ की, उसमें आपको करने हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन आते हैं भाई? तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी आते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कब होगा भाई? तो इसके लिए कंडीशन है, ध्यान रखना। अभी देखा था हम लोगों ने टोटल वर्क डन फॉर एनी सिस्टम इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस टोटल वर्क डन में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आता है। इसी को थोड़ा और आगे हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो 4-5 सेंटेंस के बाद आता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज। मतलब इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये है। तो अगर हम लोग बोलें कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड कब होगा, ये इक्वेशन आया वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है। अब ये बोले कि ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी एंड इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी दोनों सेम कब होंगे? जब डिफरेंस 0 हो जाए, मीन्स ये 0 हो जाए। तो इफ़ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर 0 हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 हो जाए। ये दोनों मिला करके ये कंबाइंडली अगर 0 होगा, ठीक है, ऐसा अगर हुआ देन मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, मीन्स काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ऐसा हम लोग लिख सकेंगे कब? जब हमारा ये हो, यही मेन कंडीशन याद रखने हैं। अब मान लो एक्सटर्नल एब्सेंट हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं,
नॉन कंजर्वेटिव भी एब्सेंट हो जाए तो भी हमारा अप्लाई होगा, दोनों है ही नहीं तो कैसे वर्क करेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स तो एब्सेंट है बट इंटरनल है, तो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क डन भी तुम्हें देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन वर्क कर रहा हो और तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर दोगे, नहीं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम करा देता है, वो काइनेटिक पोटेंशियल में आपस में कन्वर्जन नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन तब होता है जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन हो। कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क करोगे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये वापस आएगा तो काइनेटिक में दे जाएगा। इसलिए ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन वो हमारा एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता मैकेनिकल एनर्जी, वो कन्वर्जन कर सकता है, बट नॉन मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन वो एनर्जी कंज्यूम करा देगा। इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल कंजर्व्ड नहीं हो पाएगा। तो एक्सटर्नल चाहे कंज्यूम करा सकता है या नॉन कंजर्वेटिव। अगर इन दोनों का मिलाकर वर्क डन 0 है, चाहे दोनों एब्सेंट होके हों चाहे दोनों प्रेजेंट होके भी हों, मान लो ये प्रेजेंट है ये भी प्रेजेंट, ये 20 जूल वर्क किया और ये -20 जूल वर्क किया, एक 20 जूल एक -20 वर्क, तो वर्क डन टोटल क्या हो गया इन दोनों का 0 हो गया, तब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा, तब भी इनिशियल इक्वल टू फाइनल होगा। क्लियर है। मान लो ब्लॉक है, फॉल कर रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, बिल्कुल एयर का फोर्स लग रहा है, चलो एयर का लग रहा है, एयर का फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और एक और तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अब मैं बात करूं कि यहाँ से यहाँ जब आता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है, ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, वो काइनेटिक एनर्जी में आया कि नहीं, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कंजर्व कर पाएंगे कि नहीं, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल कर पाएंगे कि नहीं, तो डेट डिपेंड्स कि हमारा इन दोनों का वर्क डन कितना कितना है। अब एयर रेसिस्टेंस है भाई, इसका वर्क डन आ गया -30 जूल। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस पे मान लो पुलिंग फोर्स लगा रखा है ऐसा कि इसका वर्क डन आ जाए +30 जूल, तो जितना इसने लॉस कराया ना उतना इसने दे दिया एक्सटर्नल, तो उस कंडीशन में ना तो लॉस हो पाया और ना गेन। अगर ये नहीं होता, खाली ये होता तो कंज्यूम करा देता 30 जूल, खाली ये होता धक्का मार रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जाहिर है आप फोर्स भी लगा रहे हैं तो फिर ज़्यादा स्पीड गेन होगा कि नहीं। अगर ओनली ग्रेविटी होता तो √2gh हो जाता है। अब इधर से धक्का भी मार रहे हैं ऐसे, जा भाई नीचे जा नीचे जा, नीचे मारते जा रहे हैं इसको, अगर तो उस कंडीशन में और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो एक्स्ट्रा कहाँ से आया, वो इसी का वर्क डन आया। तो इसलिए जितना ये अगर जितना ये कंज्यूम कर रहा है एनर्जी ड्यूरिंग दिस मोशन, जितना कंज्यूम कर रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उतना कंपनसेट अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करके कर दे तो फिर उस कंडीशन में इसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन में हो जाएगा और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे जब बोल देते हैं या पढ़ा देते हैं कि जब हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो तो हमारा हो जाएगा। अरे भाई तो एक्सटर्नल भी देखने पड़ेंगे। कई बार ऐसे बोला जाता है इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम, अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। भाई तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि जब भी एक्सटर्नल अगर आ गया कोई तब कर पाएंगे कि नहीं, खाली कंजर्वेटिव होना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो होना है हो जाए। मेन हमें क्या देखने हैं, ये देखने हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये दो चीज़ देखने हैं, क्योंकि एक्सटर्नल तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम कर सकता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंज्यूम कर सकता है। एक्सटर्नल एनर्जी कंज्यूम भी कर सकता है, तुम्हें एक्स्ट्रा दे भी सकता है एनर्जी, ठीक है। अभी के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा। तो अगर ये दोनों का सम अगर 0 है, अगर ऐसा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये, चलो बहुत बढ़िया, ये समझ गए। तो यहाँ पे जरा हम लोग मेन वाले टॉपिक पे आए तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखा हुआ था, ये काम हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और इधर है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ये अलग है, ये उससे अलग है, इसको वही मत समझ लेना। कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करें अब हम लोग, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या था, ये कंडीशनल है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है भाई, तो ये कंडीशनल है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी होगा। वो कंडीशन क्या है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये मिलकर के 0 होना चाहिए। चाहे दोनों एब्सेंट होकर के 0 हो जाए या एक एब्सेंट ये प्रेजेंट हो, मेन है कि हमारा 0 हो जाए टोटल, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये कंडीशनल है बट दिस इज अनकंडीशनल। एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो क्या है, तो वो है अनकंडीशनल। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज होता है। क्योंकि देखो भाई टोटल एनर्जी की जब बात करेंगे हम लोग, जब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब आते हैं, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म है।
अभी इनमें सब टोटल एनर्जी तो भाई हमेशा कंजर्व होगा। मान लो चेयर है या टेबल है, इसको हम लोगों ने पुल करके यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है भाई। आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी फाइनली यहाँ बीच में आया था या फाइनली यहाँ आ गया। लेकिन जो हमने वर्क किया ग्रेविटी, ये इसके एगेंस्ट, फ्रिक्शन के एगेंस्ट वर्क किया, मान लो 50 जूल हमने एगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क किया, तो ये 50 जूल हमारा कहाँ गया? तो स्टोर हुआ नहीं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, नहीं स्टोर हुआ भाई। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी जीरो समझे तो यहाँ भी जीरो समझे, तो पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भाई, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी पहले रेस्ट में था, बीच में तो आया काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ फिर से रेस्ट में है, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो गया। यहाँ काइनेटिक हमारा 50 जूल गया कहाँ? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हमने किया इस ब्लॉक को स्लाइड कराने में, इधर फ्रिक्शन लगा था, इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट कराया फोर्स लगा करके, तो ये हमारा वर्क डन 50 जूल गया कहाँ? तो भाई तुम्हारा वर्क डन इन शिफ्टिंग द ब्लॉक, इन रबिंग द ब्लॉक, वो कहाँ गया? तो ये वर्क डन चला गया साउंड एनर्जी में। जब तुमने मूव कराया था, कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ था, साउंड एनर्जी, वो साउंड जो एनर्जी जाकर कान में डायफ्राम को बजा दिया, वो कहाँ से आया? वो तुम्हारा वर्क डन का ही कुछ पार्ट है। और कुछ मान लो अगर फ्रिक्शन में हमारा कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसके जो पैर हैं या जो सरफेस है, लोअर सरफेस जो यहाँ रबिंग हुआ है, वो गर्म हो जाएगा ना, हीट एनर्जी उसको भी मिलेगा ना, मिलेगा। तो वो कहाँ से आएगा भाई? तो वो भी तो एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्क डन वो आया। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और कहीं मॉलिक्यूल में हो सकता है कि अगर रबिंग करने पे कई बार स्पार्किंग भी हो जाते हैं। अगर सरफेस में मान लो स्टोन लाइक है, इधर स्टोन लाइक है, तो स्पार्किंग भी हो सकते हैं। तो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सब में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो वापस नहीं आएंगे मैकेनिकल में। लेकिन टोटल एनर्जी अगर पूरे यूनिवर्स में हम लोग देखें कि टोटल एनर्जी आखिर तुम्हारा वर्क डन गया कहाँ? तो इन सब में है, एनर्जी के फॉर्म में ही तो गया, चला गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट नहीं कर सकते, बट टोटल एनर्जी टेकन टुगेदर जो पहले था वही अब भी है, क्योंकि हमने जो वर्क डन किया, हमारा एनर्जी जो लॉस हुआ, वो कहाँ ना कहीं है इस यूनिवर्स में ही। सो टोटल एनर्जी अनकंडीशनल है। ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? तो एंटायर एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मीन्स यहाँ पे बोला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी मीन्स नेट एनर्जी, हम लोग नेट एनर्जी can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one form of energy to another form of energy. Total energy is always conserved in the entire universe, it cannot be produced or destroyed। क्योंकि भाई इंटायर यूनिवर्स क्या है, अगर पूरे यूनिवर्स को हम लोग मिला लें तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स के आगे कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ना तो कहीं एनर्जी जाएगा ना कहीं से एनर्जी आएगा। पूरा यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। कभी हमारा किसी का वर्क डन इसमें चला गया, उसमें चला गया, उसमें चला गया, साउंड एनर्जी आया, कान में बजा दिया, तो भाई एनर्जी का ट्रांसफर होगा, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। सो टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व होगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं अनकंडीशनल है ये। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके कंजर्वेशन के इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें उन सारे एनर्जी फॉर्म को भी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हो सकता है ये किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हो, तो तुम लिख सकते हो एनर्जी कहीं जाएगा नहीं, तुमने वर्क किया तो वो कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं वो साउंड एनर्जी में चला गया, लाइट एनर्जी में चला गया, हीट एनर्जी में चला जाए, वो अलग मैटर है। सो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हाँ, हम लोग मैकेनिक्स में ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को डील करते हैं, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं। और ये कंजर्व्ड तभी होगा, एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तभी कंजर्व्ड होगा जब हमारा क्या हो, तो कंडीशन क्या, तो बताया था कंडीशन वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, ये हमारा 0 होना चाहिए मिला करके, ठीक है, ये होना चाहिए। चलो यहाँ तक समझ गए एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आए हम लोग कोलिजन पे। तो कोलिजन याद होगा, कोलिजन तो याद है कम से कम। कोलिजन में 3 तरह की ये कोलिजन है भाई, प्योर इलास्टिक बोले या सिंपली इलास्टिक बोले, इनइलास्टिक कोलिजन एंड पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। प्योर इनइलास्टिक को हम लोग और प्योर इलास्टिक इन दोनों को ज़्यादातर पढ़ने हैं, और ये पार्शियल इलास्टिक कभी कभी आ जाता है, ये भी जानना है। तो किसी भी कोलिजन में क्या होता है भाई, तो जब भी कोलिजन होता है, मान लो टाइम यहाँ पे दिखाएं और यहाँ एनर्जी दिखाएं, तो जो जनरल बात है समझा जाए, T1 टाइम पे कोलिजन स्टार्ट हुआ, T2 टाइम पे कोलिजन फिनिश। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ले करके चलता है, याद होगा, एक ब्लॉक है m1, एक ब्लॉक है इधर m2, और ये जा रहा है u2 स्पीड से, ये जा रहा है u1 स्पीड से, तो u2 ग्रेटर देन u1 होगा तभी तो कोलिजन होगा। और ये कोलिजन करने के लिए ये इस तरह से मूव किया। तो
दोनों में जब कोलिजन होते हैं तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर ले करके तो चलता ही है, काइनेटिक एनर्जी लेकर के चलता है। लेकिन जैसे ही कोलिजन होता है दोनों में स्पीड का चेंज होने लग जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होता है, क्योंकि जब भी कोलिजन होगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और इससे उनमें डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? इसमें डिफॉर्मेशन होगा। ये डिटेल हम लोग जो क्लास का डिस्कशन किया था वो रेगुलर क्लास में करते हैं, जिसमें वर्क पावर एनर्जी में 10 घंटे का कम से कम क्लास होता है। अभी ये आप चाहते हो कि 2 घंटे में 1.5 घंटे में हो जाए तो थोड़ा शॉर्टकट करना ही पड़ते हैं। सो पूरा डिटेल नहीं बता रहा मैं। काइनेटिक एनर्जी लेकर चला और डिफॉर्मेशन होने में ये मॉलिक्यूल्स जो शिफ्ट होते हैं, इधर उधर शिफ्ट होते हैं, फोर्स लगाया स्प्रिंग में, कंप्रेस कर दिया तो वर्क करना ही पड़ता है ना, वो वर्क स्टोर होगा। तो यहाँ पर भी डिफॉर्म्ड बॉडी में एनर्जी स्टोर होता, तो वो एनर्जी स्टोर होगा एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। यह है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का टाइम। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है उस समय ये T2 टाइम है समझो। उसके बाद अगर प्योर इलास्टिक कोलिजन है तो रीगेनिंग होगा और अपना पूरा का पूरा जो डिफॉर्मेशन में स्टोर्ड एनर्जी है वापस दे देगा और हमारा काइनेटिक फिर से वही वैल्यू पे आ जाएगा। अगर 100 जूल था तो 100 जूल पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये T3 जो टाइम है वो कोलिजन फिनिश होने का टाइम है। ठीक है, कोलिजन का ड्यूरेशन है T1 से T3, T2 है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला टाइम और T1 से T3 हमारा टाइम ऑफ कोलिजन है। तो ड्यूरिंग कोलिजन हमारा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हुआ और फिर ये इंक्रीज होकर के वापस उसी वैल्यू पे आ गया, क्योंकि कोई भी डिफॉर्म्ड बॉडी, अंदर में कोई भी डिफॉर्म्ड स्प्रिंग समझो या कोई भी डिफॉर्म्ड बॉडी समझो, कॉस्को बॉल समझो, वो पूरा डिफॉर्म्ड परमानेंटली नहीं रहा। इसने रीगेन किया अपना शेप एंड साइज और वापस दे दिया काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा। तो ये प्योर इलास्टिक कोलिजन का बात है। प्योर इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है। प्योर इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है वो जरा समझे। यहाँ तक तो बात कॉमन है। प्योर इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? डिफॉर्मेशन तो हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, कॉमन वेलोसिटी मिल गया। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम में कॉमन वेलोसिटी हो जाता है v1 = v2 हो जाता है, v1 डैश = v2 डैश। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम में यही होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद रीगेनिंग होता कंप्लीट तो वापस मिल जाता, रीगेनिंग ही नहीं हुआ। इट मीन्स प्योर इनइलास्टिक कोलिजन में रीगेनिंग ही नहीं होता और ये डिफॉर्म्ड का डिफॉर्म्ड ही रह जाता है। अगर ये 20 जूल का लॉस होकर के 80 जूल पे आ गया था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 80 का 80 पे ही रह जाएगा। 20 जूल कहाँ गया भाई? तो 20 जूल गया डिफॉर्मेशन में स्टोर हो गया। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है और फिर जब वापस पूरा का पूरा मिल जाता है, ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज हुआ था प्योर इलास्टिक में तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में स्टोर हुआ था। और जब ये 20 जूल स्टोर होकर के पूरा का पूरा जब रीगेनिंग हुआ पूरा का पूरा वापस दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी अपने इनिशियल वैल्यू पे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा प्योर इनइलास्टिक कोलिजन हो, ये वाला हो, तो उस कंडीशन में ये कोई रीगेनिंग नहीं होगा और ये ऐसे के ऐसे चलता रह जाएगा। मीन्स समझो जरा इस बात को। प्योर इनइलास्टिक कोलिजन हो तो डिफॉर्मेशन के बाद इसने एनर्जी स्टोर करके रख लिया 20 जूल, हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही रह गया और काइनेटिक एनर्जी 80 जूल पर रह गया। टोटल एनर्जी अभी भी हमारा 100 है, लेकिन ये वाला फर्स्ट जो दिखा रहे हैं तुम्हें, ये वाला 100 जूल पे आ गया, ये वाला वाइट वाला जो दिखाया ये, और ये हमारा किसका है? नंबर 1 है किसका? तो ये है प्योर इलास्टिक कोलिजन का। नंबर 1 क्या है? प्योर इलास्टिक कोलिजन का। नंबर 2 जो है हमारा ये जो दिखाया, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, ये क्या है? तो ये है प्योर इनइलास्टिक कोलिजन का ग्राफ। और अगर हम लोग पार्शियल इलास्टिक की बात करें तो पार्शियल इलास्टिक में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन का एनर्जी तो स्टोर होता है लेकिन थोड़ा रिगेनिंग ये करने देता है, थोड़ा रिगेनिंग होता है और बाकी डिफॉर्मेशन रह जाते हैं। थोड़ा रिगेनिंग जरूर कराएगा, थोड़ा रिगेनिंग होता है, बाकी ये रह जाते हैं डिफॉर्मेशन में। ठीक है, थोड़ा रिगेनिंग हुआ तो थोड़ा रिगेनिंग होने से थोड़ा काइनेटिक एनर्जी वापस मिल गया। ये 3 नंबर कर्व जो है वो किसका है? पार्शियल इलास्टिक कोलिजन का है। कुछ रिगेनिंग हुआ, पूरा का पूरा वापस नहीं दिया। ये डिफॉर्मेशन वाला एनर्जी है। ये कौन सा है भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इन प्योर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लेकिन बीच में नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्योर इलास्टिक कोलिजन में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट ऐसा होता तब होता, ऐसा तो हुआ नहीं है। ड्यूरिंग कोलिजन ये डिक्रीज हुआ, फिर वापस वही वैल्यू पे आ गया। इसलिए काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा हम लोग कांस्टेंट नहीं लिख सकते, कंजर्व्ड नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ गए। तो ये तो बेसिक बात हुई। अब इनमें जरा मैथमेटिकल अगर हम लोग बात करें तो प्योर इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का अगर इक्वेशन लिखना चाहे काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन लिखते हैं। और साथ में मोमेंटम का इक्वेशन लिखते हैं, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 ऐसा भी लिखते हैं। ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाला है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाला है। ठीक है, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू से डैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, तो v2 माइनस v1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जो हमारा बॉडी कोलिजन करने के बाद m2 था वो v2 से भागने लगा, m1 जो था वो v1 से भागने लगा। पहले m1 जो था वो u1 से आ रहा था और m2 जो था वो u2 से जा रहा था। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर हम लोग बोलें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलें कितने वेलोसिटी से अप्रोचिंग हो रहा है फॉर कोलिजन, तो वो है u1 माइनस u2। और कोलिजन के बाद कितने वेलोसिटी से रिसीड कर रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे तो वो क्या है भाई, तो v2 माइनस v1 है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो v2 माइनस v1 सॉल्व करने पे ये आता है इज इक्वल टू u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। इट मीन्स क्या मिला हमें भाई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिला। ठीक है, और एक टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो पार्शियल इलास्टिक में आएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्योंकि प्योर इलास्टिक कोलिजन में दोनों सेम हैं, इसलिए ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं भाई। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 होता है इन केस ऑफ प्योर इलास्टिक कोलिजन। चलो, ये दो इक्वेशन जो आए थे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने पे ये तो आया ही, साथ में एक और चीज़ लाया। इसका यूज़ करके हम लोग एक और लाते हैं, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट का क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी सेकंड का क्या हुआ। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट का क्या होगा, तो ये फॉर्मूला याद होगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस, यहाँ v1 है तो यहाँ 2m2, तो 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये मिलता है, याद होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला। दूसरा v2 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वो तो लिखना ही है। और यहाँ पे v2 लिख रहे हो इसलिए u2 लिखेंगे, और यहाँ v2 है इसलिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1, ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, क्योंकि यहाँ u2 है, v2 है इसलिए यहाँ u1 लिखेंगे। ये फॉर्मूला, ये फाइनल वेलोसिटी बताने वाले फॉर्मूला हैं। और इसका हम लोग स्पेशल केस भी देखते थे, याद होगा, इसका स्पेशल केस भी देखते हैं। इसका स्पेशल केस में हम लोगों ने याद होगा कि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 पढ़ा होगा। इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 मीन्स जो कोलिजन करने जा रहा है वो हमारा वही है मास का जितना ये कोलिजन जिस पे करने जा रहा है। दोनों का वैल्यू जब सेम हो तो उस कंडीशन में हमें कुछ कंक्लूजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, तो फर्स्ट वाले का फाइनल वेलोसिटी वही होगा जो सेकंड वाले का इनिशियल वेलोसिटी था, एंड सेकंड वाले का फाइनल वेलोसिटी वही होगा जो फर्स्ट वाले का इनिशियल वेलोसिटी था। दैट इज वेलोसिटीज, जो भी वेलोसिटीज हैं दोनों के वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे को अपना अपना वेलोसिटी दे देते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और स्पेशल केस क्या होता है भाई, तो इफ़ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो इसमें क्या करना है, इन्हीं में वैल्यू रख देने हैं, m2 को वेरी वेरी लार्ज समझ करके करने हैं। तो उस कंडीशन में जो v2 आता है फाइनल, जब m2 वेरी वेरी लार्ज है, समझो कि बॉल स्ट्राइक कर रहा है ट्रक, अगर ट्रक को स्ट्राइक कर रहा है
मीन्स M2 बहुत ज़्यादा लार्ज है, यही हमारा M2 है और ये M1 है। M2 वेरी वेरी लार्ज, तो ट्रक को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, V2 वही होगा जो U2 था, मतलब जो पहले था मस्त जा रहा था, मस्त जाता रहेगा। लेकिन हमारा जो कोलिजन किया है यानी कि V1 जो होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और V1 का वैल्यू -2 टाइम्स U1 हो जाता है और +U2 हो जाता है। इस तरह का रिलेशन मिलता है। इट मीन्स अगर ट्रक रेस्ट में था तो V1 इज इक्वल टू -U1, V1 इज इक्वल टू -U1 + 2U2 ऐसा करके मिलता है। तो -U1 मिल जाता है इफ़ U2 इज 0, मीन्स ट्रक अगर रेस्ट में हो तो उस कंडीशन में वेलोसिटी जस्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, वो जस्ट वापस रिवर्स हो जाते हैं। मीन्स कॉस्को बॉल को वाल से हमने स्ट्राइक कराया, कॉस्को बॉल वाल से स्ट्राइक कराएं तो जितने स्पीड से लेके आएगा उतनी ही स्पीड से वापस हो जाता है। ये यही बात बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी वही होगा जो इसका इनिशियल वैल्यू था लेकिन डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो गया। तो ये सब स्पेशल केस हैं, वो सब हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी में लॉस निकालना हो तो फाइनल एनर्जी लिखोगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर ऐसा करके लिखते हैं। तो एनर्जी लॉस यहाँ पे क्या होना है, कुछ नहीं होना है। प्योर इलास्टिक में क्या होना है, कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं होना है, क्योंकि एनर्जी जो हमारा ये था और फाइनल एनर्जी जो था दोनों इक्वल हैं, इसलिए एनर्जी लॉस ऑब्वियसली पूरे एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ग्राफ में भी कि यहाँ जो एनर्जी था वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हुआ। काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने पे कई बार आता है, प्योर इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता है, बाकियों में लॉस होता है। ठीक है, प्योर इलास्टिक की बात किया हम लोगों ने। अब जरा प्योर इन इलास्टिक की बात करें। प्योर इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक तो होगा काम, लेकिन इसके बाद ये रीगेनिंग कराना ही भूल जाएगा, पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन वाला एनर्जी रख लेगा और ये वाला वही के वही वैल्यू पे रह जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बेचारा डिक्रीज वैल्यू 80 पे रह जाएगा और ये इंक्रीज वैल्यू 20 के 20 पे रह जाएगा। इट मीन्स नो रीगेनिंग, इसका मतलब नो रीगेनिंग है, कोई रीगेनिंग नहीं होगा। कब, आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद कोई रीगेनिंग नहीं होगा। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा वो लेस ही रहेगा, किससे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। और इसमें हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो भाई कोलिजन चाहे जैसा भी हो, मोमेंटम कंजर्वेशन जरूर लिखते हैं। तो m1 u1 + m2 u2 ये तो लिखेंगे इज इक्वल टू m1 v1 + m2 इंटू v1 ही लिखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कंबाइंड बॉडी हो चुके हैं। अगर v0 लिखना चाहो v0 लिख सकते हो, दोनों अब कंबाइंड हो चुके हैं, दोनों एक ही साथ चलेंगे। देखो भाई, प्योर इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि ट्रक अगर जा रहा हो और इस पर हमने गीली मिट्टी का गोला मार दिया, तो ये मार दिया, इस पर स्ट्राइक किया, ये m2 था, ये m1 था, तो ये इसी पे चिपक जाएगा और साथ साथ चलता रहेगा, जहाँ गया ट्रक वहाँ आ जाएगा ये भी। तो ये क्या है, प्योर इलास्टिक। अब ये एम्बेडेड सिस्टम हो जाएंगे, एक सिस्टम बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो मोमेंटम था सिस्टम का, m1 + m2 सिस्टम का स्टार्टिंग का, फाइनल ये मोमेंटम मीन्स m1 m2 दोनों कंबाइंड हो चुके हैं। v0 कोई सेपरेट ही नहीं होगा, कॉमन वेलोसिटी से चलते चले जाएंगे। v0 इज कॉमन वेलोसिटी, v0 है हमारा क्या है भाई, तो ये कॉमन वेलोसिटी है। और इस टाइम पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन भी हुआ होता है, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला ही स्टेट है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है भाई। अब यहाँ से हम लोग कॉमन वेलोसिटी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई, तो m1 u1 + m2 u2 डिवाइडेड बाई क्या भाई, तो m1 + m2, बिल्कुल ये मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब ये v1 v2 अलग अलग फाइनल वेलोसिटी नहीं है, दोनों का फाइनल वेलोसिटी यही है, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं और ये है। अब ऐसे कंडीशन में जरूर एनर्जी लॉस हुआ है, ऐसे कंडीशन में एनर्जी लॉस हुआ है भाई, क्योंकि डिफॉर्म्ड रह गया ना। देखो 100 जूल से काइनेटिक एनर्जी 80 जूल पे आ गया, 20 जूल तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में और वो उसी में डिफॉर्म्ड में ही रह गया, पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्म्ड में ही रह गया। तो इसलिए ऐसे में काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये था काइनेटिक एनर्जी। और फाइनली क्या रह गया भाई, तो हाफ और m1 प्लस m2, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन स्क्वायर, ये मिला फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और उधर था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इससे हम लोग लॉस निकाल सकते हैं और ये जो लॉस आता है वो हाफ इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2, ये स्क्वायर ये सॉल्व करके आता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, एक क्वेश्चन कॉमन आता है इस केस में। ये प्योर इलास्टिक में ज़्यादा अननोन होते ही नहीं है, एक ही अननोन होता है, वो है
कॉमन वेलोसिटी फाइनल दोनों का एक ही वेलोसिटी होना है। उसके बाद अब क्या निकालना है, एनर्जी लॉस क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन में कितना रह गया। भाई तो जो एनर्जी लॉस हुआ है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होकर रह गया, यही एनर्जी जो लॉस हुआ है। ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वही पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है। इस वाले में प्योर इलास्टिक वाले में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होने का मैक्सिमम परसेंटेज किस कंडीशन में होता है? तो भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर होने का कंडीशन होता है जब m1 इक्वल टू m2 हो एंड m1 इज इक्वल टू जब m2 हो एंड u2 0 हो। u2 क्या हो? 0 हो। मतलब एक बॉडी रेस्ट में हो और उतने ही मास का दूसरा बॉडी v स्पीड से आकर के इसको स्ट्राइक करे या u स्पीड से आकर स्ट्राइक करे, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। कैसे? तो ऐसे कंडीशन में याद होगा जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो इस कंडीशन में एनर्जी एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इसका वेलोसिटी u हो जाएगा और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इसका वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। m1 वाले का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 वेलोसिटी। और ये m2 वाले का क्या हो जाएगा? u हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू m ही है, दोनों का वैल्यू m है। ये भी m और m2 भी m। तो जब ये दूसरा बॉडी रेस्ट में हो और ये स्ट्राइक करे तो ये वाला बेचारा मोशन में आ जाएगा, वही वेलोसिटी पकड़ लेगा उसका, और ये बेचारा रेस्ट में आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसके पास मान लो काइनेटिक एनर्जी था हाफ mu² जो कि 100 जूल था सपोज। तो अब ये पूरा का पूरा 100 जूल तो इसके पास आ गया। अब इसके पास आ गया ये हाफ m इंटू u², क्योंकि u इसने ले लिया। तो इसका मतलब कितना एनर्जी परसेंटेज में ट्रांसफर हुआ? 100% एनर्जी ट्रांसफर हो गया। इसका 100% काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सेकंड, इसमें आ गया टोटल। और अपने पास कितना रख लिया अपने पास? अब इसके पास कितना एनर्जी है? अब इसके पास एनर्जी है 0। मतलब जिसके पास 100 था वो अब 0 हो गया, जिसको 0 था वो 100 हो गया। तो 100% एनर्जी अपना पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है 100%, और वो होता है जब m1 और m2 सेम मास के हों और m1 कोलिजन करे और m2 रेस्ट में रहे। ठीक है, ये समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब वापस आए हम लोग, जरा वापस आते हैं हम लोग। प्योर इलास्टिक कोलिजन देखा, प्योर इनइलास्टिक कोलिजन देखा, और अब जरा हम लोगों को देख लेना है पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। तो पार्शियल नाम से ही क्लियर है भाई, पार्शियली। तो इसमें जो इक्वेशन अवेलेबल होते हैं पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में, अभी देखा ही था हम लोगों ने कि पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में होगा क्या। तो पार्शियली थोड़ा सा हम लोग दे देंगे, थोड़ा सा ये अपना डिक्रीमेंट कर लेगा, मैक्सिमम वाले से थोड़ा कम ले लेगा पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन में, और कुछ इसने वापस दे दिया तो चला गया। मीन्स 80 जूल पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, समझो 90 जूल पे है या 92 जूल पे है। तो इसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिलते हैं हमें 2 मिलते हैं। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा फॉलो होना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्योंकि इसमें रिगेनिंग हुआ है इसलिए कॉमन फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा, दोनों के वेलोसिटी अलग अलग हो जाएंगे। ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन उसका होता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर तो इक्वेट तो कर नहीं सकते हैं, लॉस तो हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये डिफिनेशन से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ से हमें मिल गया एक इक्वेशन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2। अब ध्यान देना कि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो वैल्यू है, दिस e इज इक्वल टू 1 फॉर किसके लिए भाई? तो प्योर इलास्टिक कोलिजन के लिए। प्योर इलास्टिक कोलिजन के लिए तो ये होता था, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता ही नहीं है, ई का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता ही नहीं है प्योर इन इलास्टिक में। तो ये तो u1 माइनस u2 से तो अप्रोच किया, बट सेपरेट ही नहीं होता प्योर इन इलास्टिक में। तो ये क्या हो जाएगा? 0। कब भाई? फॉर प्योर इन इलास्टिक कोलिजन। जो अभी हम लोगों ने देखा स्टिक करके एम्बेडेड सिस्टम बन जाएंगे, उसके लिए प्योर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0। और यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे भाई बाकियों के लिए थोड़ा रिगेन हुआ है, बिल्कुल रिगेन ना हो तो 0 है, कंप्लीट रिगेनिंग हो तो 1 है। मतलब ये बताता है रिगेनिंग का एक्सटेंट, कंप्लीट रिगेनिंग, 0 रिगेनिंग, और इसमें पार्शियल रिगेनिंग। इसलिए
ई का वैल्यू कुछ भी होगा 0 से ज़्यादा और 1 से कम। 0 के इक्वल कब होता है? प्योर इनइलास्टिक में। और 1 के इक्वल कब होता है? प्योर इलास्टिक में। पार्शियल के लिए क्या होगा? तो पार्शियल के लिए इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो ये है किसके लिए भाई? पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के लिए ये होगा। ये हो गया तुम्हारा पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। पार्शियल इलास्टिक भी बोलते हैं, कई बुक में पार्शियल इनइलास्टिक। पार्शियल टर्म आ गया तो भाई इसमें पूरा का पूरा रिगेनिंग नहीं होगा। ई का वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी होगा, 0.5 हो जाए, 0.9 है, 0.9 हुआ इसका मतलब ज़्यादा प्योर इलास्टिक की तरफ चल रहा है। 0.1 हो गया तो ज़्यादा प्योर इन इलास्टिक की तरफ ज़्यादा टेंड कर रहा है। 0.5 मतलब इन बिटवीन वाले में रह रहा है, बीच बीच में आ रहा है। तो ये ई का वैल्यू बताता है कितना इसका रिगेनिंग का टेंडेंसी ये दिखाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ दो इक्वेशन, पार्शियल इलास्टिक में दो इक्वेशन मिलते हैं हमें। एक तो ये इक्वेशन मिल गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, और दूसरा इक्वेशन ये वाला मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम तो हर टाइप के कोलिजन में कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी किसी में भी कंजर्व्ड नहीं होता। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आफ्टर और बिफोर हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर हो जाते हैं। कब? प्योर इनइलास्टिक में। तो यहाँ ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को फाइनल वेलोसिटीज मिल जाएंगे, v1 का और v2 का। फाइनल वेलोसिटी क्या मिलता है भाई? तो फाइनल वेलोसिटी होता है m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 होता था प्योर इलास्टिक में, तो 2m2 के बदले में होता है 1 प्लस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सिमिलरली v2 अगर निकालना हुआ तो v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो m2 माइनस em1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस e इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, इस तरह से ये मिल जाता है। और ये जो दो मिला तुम्हें फाइनल फार्मूला, एक्चुअली में इसमें तीनों हैं, इसमें तीनों हैं। मीन्स ये तो पार्शियल इलास्टिक का तो है, प्योर इलास्टिक का भी है। इफ़ ई इज इक्वल टू 1 रखें तो प्योर इलास्टिक वाला भी फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो ई का वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर ई का वैल्यू हम लोग 1 रखें तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, और यहाँ पे अगर 1 रखें वैल्यू तो ये 1 प्लस 1 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, प्योर इलास्टिक वाला मिल जाएगा। अगर ई का वैल्यू 1 रखें तो प्योर इलास्टिक कोलिजन वाला हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर ई का वैल्यू 0 रखें तो प्योर इन इलास्टिक वाला भी मिल जाएगा। कैसे? ई का वैल्यू अगर 0 रख के देखो, यहाँ अगर 0 रखें तो क्या हो जाएगा? m1 u1, ये तो 0 हो गया, m1 u1 तो v1 क्या मिल जाएगा? तो m1 u1 प्लस m2, ई का वैल्यू 0 है तो ये m2 u2 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई इसमें भी है m1 m2 और इसमें भी है m1 प्लस m2, तो ये मिला। और v2 अगर निकालोगे तो v2 भी यही मिलेगा। कैसे? m2 u2, ई का वैल्यू 0 रख दोगे तो m2 u2 प्लस 0 रख दिया तो m1 u1, तो m2 u2 प्लस m1 u1, m2 u2 प्लस m1 u1 डिवाइडेड बाई वही। तो यही तो है कॉमन वेलोसिटी, यही तो है कॉमन वेलोसिटी। मीन्स प्योर इलास्टिक में जो रिजल्ट आता है, v1 निकालो चाहे v2 निकालो, v2 इज इक्वल टू यहाँ पे v1 हो जाएगा। किस केस में? जब ई का वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा। तो ई का वैल्यू जब 0 रखोगे प्योर इलास्टिक में, प्योर इलास्टिक वाला रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाता है। तो इसमें सारे कंटेंट हैं। तो ये फाइनल फॉर्मूला इसका हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस पर कई बार क्वेश्चन भी आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर ये फ्लोर है, यहाँ से आया h हाइट से फॉल किया, तो भाई अब ये जो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दिस कोलिजन इज 0.5, मान लो हाफ है कोलिजन, तो इस कंडीशन में कितना रिटर्निंग वेलोसिटी होगा? तो जब h हाइट से फॉल किया है, h हाइट से फॉल किया तो कितना स्पीड लेके आया? तो √2gh लेके आया स्पीड। √2gh लेकर के आया स्पीड, तो रिटर्न होगा कितने में? तो ये अगर इस कोलिजन को हम लोग देखें तो ये समझो है m2, और m2 इज वेरी वेरी लार्जर देन m1, ये वाला है रिजल्ट। तो इस कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है भाई जितने वेलोसिटी से आ रहा था, 2gh से आ रहा था, और ये तो बेचारा अर्थ भाग थोड़ी ही रहा था, वो तो भाई यहीं था रेस्ट में। इसलिए ये समझो कि u1 माइनस u2 हम लोग कर रहे हैं, तो u2 तो 0 है,
यहाँ u2 क्या है 0 है, और u1 कितना है, u1 जो लेके आ रहा है वेलोसिटी वो है √2gh। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो ये है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात अगर करें तो वेलोसिटी इधर से मान लो v' से ये निकला, और ये तो बेचारा रेस्ट में है, ये तो 0 ही है, तो v' ही हमारा v2 है, और ये v1 क्या है भाई, तो वो तो रेस्ट के रेस्ट में ही है। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर बोलें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर बोलें तो v2 माइनस v1 जो होता था वो हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, तो v' माइनस 0, यानी कि v' है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है। तो इसके लिए हम लोग लिखना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो 0.5 है यानी कि हाफ है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है हमारा v'। अरे v' से ही तो सेपरेट हो रहा है, तो बेचारा रेस्ट में ही है, सेपरेट हो रहा है। अप्रोचिंग कितना, u से कितना √2gh। तो यहाँ से हम लोग v' का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, कितना आ गया भाई, तो हाफ इंटू √2gh, हाफ इंटू √2gh, और ये अंदर अगर लेके जाएंगे हाफ को तो ये हो जाएगा gh डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लिखना ये रह गया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खूब पूछे जाते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे भी क्वेश्चंस। चलो देखो, कई बार आता है ऐसा कि ये है पेंडुलम, इसको लोएस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी दिया VL, तो VL का वैल्यू क्या हो कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले, इट मीन्स इसको सेंटर समझता हुआ ये मोशन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। तो इसके लिए कंडीशन याद होगा, ये कंडीशन होता है कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl, √5gl से अगर ज़्यादा दें हम लोग तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, उससे कम दोगे तो फिर ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा ऑफ ए स्ट्रिंग पेंडुलम। अगर ये स्ट्रिंग पेंडुलम है तो हमें देना पड़ेगा √5gl, और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √4gl से ज़्यादा हो जाए तब भी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए रॉड पेंडुलम। अगर रॉड पेंडुलम है तो उस कंडीशन में हम लोग √4gl से भी काम चला सकते हैं, √4gl भी दे देंगे तब भी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाता है, क्योंकि रॉड वाले में लूज होने का कोई मतलब नहीं होता है। ये रॉड पेंडुलम में क्या होता है कि यहाँ पे एक रॉड है, समझो रिजिड रॉड, मासलेस रिजिड रॉड, और यहाँ पे ये मास m है। तो रॉड पेंडुलम में ये एक रॉड होता है मासलेस रॉड, ये मासलेस रॉड समझते हैं हम लोग इसको। तो रॉड पेंडुलम पे जनरली कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्ट्रिंग पेंडुलम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ज़रा एक चलो अब देखो एक और टॉपिक, फाइंडिंग टेंशन एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे हम लोग टेंशन निकालें इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कैसे निकालेंगे भाई वो ज़रा देखा जाए। तो देखो ये अगर पेंडुलम हो और हम लोग चाहते हैं कि जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पहुँचे तो इस समय इसका स्पीड क्या है, इस समय इसका स्पीड क्या है, जब ये थीटा एंगल ट्रेवर्स कर लिया उस समय इसका स्पीड क्या है, और उस समय टेंशन क्या है। जब ये थीटा एंगल ट्रेवर्स कर लिया उस समय टेंशन कितना है और स्पीड कितना है। तो फाइंड टी एट एनी पॉइंट, मान लो किसी भी पॉइंट, एट पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लो थीटा एंगुलर पोजीशन पे जब है तब का हमें निकालना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, एंड ऑल्सो स्पीड, अगर स्पीड भी निकालना हो। चलो ये क्वेश्चन है तो इस पर अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ये बॉब ले लिया हमने, एल लेंथ का है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करने हो, निकालने हो तो किस तरह से अप्रोच लेंगे वो ज़रा एक बार हम लोग दिखा देते हैं ताकि कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए। देखो भाई, अगर तुमने मान लो इस कंडीशन में निकालना चाहते हो तो यहाँ सस्पेंशन पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट वाला है। लोएस्ट पॉइंट से यहाँ पे जब पहुँच जाए उसका स्पीड क्या होगा वो निकालना है। तो इसका मतलब हाइट जो गेन हुआ वो कितना हुआ भाई, ये हाइट, तो हाइट निकाल सकते हैं कि ये हाइट कितना गेन हुआ। तो ये वाला टोटल था L, टोटल कितना था भाई L, और ये वाला कितना है तो ये है L cos थीटा। ये क्या है भाई, तो ये L है, ये पूरा L है और ये थीटा है, तो ये इतना वैल्यू तो L cos थीटा हुआ। लेकिन ये टोटल लेंथ जो है वो L है, टोटल लेंथ तो हमारा L है, टोटल लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक का वो तो L था, बट ये वाला लेंथ है L cos थीटा है। इसलिए ये हाइट कितना मिला तो L में से सब्ट्रैक्ट करो किसको, L cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लो
तो ये मिलेगा तुम्हें हाइट जिससे कि ये बॉल राइज किया है यहाँ लोएस्ट पॉइंट से। तो लोएस्ट पॉइंट पे जितना वेलोसिटी तुम दिए होगे उसके हिसाब से यहाँ का वेलोसिटी एंड टेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया हो, तो इतना हाइट गेन हुआ। अब हमें स्पीड भी निकालने हैं और टेंशन भी निकालने हैं। तो पहले स्पीड का काम कर लें। स्पीड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग फॉर वी थीटा। क्या करेंगे हम लोग भाई? तो वी थीटा के लिए हम लोग लॉस ऑफ, देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए टू बी मोशन के लिए ए टू बी मोशन कंसीडर करेंगे ए टू बी मोशन। तो लॉस ऑफ, ऊपर जब जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो यहाँ कंजर्व रहने हैं भाई। मतलब कोई टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो कांस्टेंट रहने हैं। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स तो है, बाकी टेंशन फोर्स तो कुछ वर्क करेगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है और ये रेडियल है, तो वर्क डन तो उसका टेंशन का वैसे ही नहीं होगा। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम वी एल स्क्वायर था और यहाँ पे हाफ एम वी थीटा स्क्वायर रह गया। ये है काइनेटिक एनर्जी में लॉस। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? तो एम जी एच होगा, और एम जी और एच का वैल्यू लिखेंगे एल माइनस एल कॉस थीटा, ऐसा लिखने पड़ेंगे। डेट इज एम जी एल और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया हाफ एम और वी एल स्क्वायर माइनस वी थीटा स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे बिल्कुल। और एम से एम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें वी एल स्क्वायर माइनस वी थीटा स्क्वायर कितना? तो 2GL और 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा मिल जाएगा। इसलिए वी थीटा अगर निकालना चाहें वी थीटा स्क्वायर तो वो हो जाएगा वी एल स्क्वायर माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा हमें मिल जाएगा वी थीटा का वैल्यू मिल जाएगा भाई। वी थीटा इधर आया, वी एल स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, तो वी स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा ये मिल जाएगा। ये हो गया वी थीटा। मीन्स थीटा एंगुलर पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो इतना स्पीड रहेगा, प्रोवाइडेड कि वी एल नोन हो, वी एल पता हो कि कितना स्पीड हमें दिया गया था। तो जितने स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें निकालना है टेंशन, तो टेंशन निकालने के लिए तो टेंशन तो भाई फोर्स होता है, टेंशन इज नथिंग बट फोर्स। इसलिए इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इक्वेशन चाहिए। फोर्स का इक्वेशन का मतलब है कि ये सर्कुलर मोशन का पार्ट था, तो सर्कुलर मोशन में फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल हम लोग लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर भी लिख सकते हैं। इसी में टेंशन इन्वॉल्व होगा, टेंशन फोर्स निकालने हैं। टेंशन तो रेडियली लग रहा है और यही हमारा सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, तो हम लोग इस डायरेक्शन में लिखेंगे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। क्लियर है? थोड़ा सा चेंज किया जाए। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें फोर्स एनालिसिस करें, तो एक फोर्स तो ये टेंशन का फोर्स लग रहा है, चलो ठीक है। एक यहाँ पे क्या लग रहा है भाई? तो mg लग रहा है, और इस mg का एक कंपोनेंट हो, क्योंकि ये थीटा है तो इधर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला भी क्या है? थीटा ही है, ये तो थीटा ही है। तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, जिसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा है, इधर वाला है mg sin थीटा, इधर वाला mg sin थीटा है, ये mg cos थीटा है, ठीक है। तो अब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना हुआ भाई? तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर में ये काउंट करना है। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू टी थीटा माइनस mg sin थीटा, mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा माइनस mg cos थीटा, यही था माइनस mg cos थीटा। mg sin थीटा तो इधर वाला है, ये वाला है mg sin थीटा कंपोनेंट। तो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए, हमें तो रेडियल फोर्स लिख रहे हैं। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि हमें टेंशन को इन्वॉल्व करना है, वो रेडियल है तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे, तभी तो टेंशन आएगा इक्वेशन में। तो t माइनस mg cos थीटा ये मिला हमें। दिस विल बी नेट फोर्स एंड दिस विल बी mv स्क्वायर बाई r मतलब l है यहाँ पे, mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ v क्या था? v थीटा था, ये v थीटा ये वैल्यू था। तो अब यहाँ से हम लोग t थीटा निकाल सकते हैं। कितना वैल्यू हो जाएगा t थीटा भाई? तो उधर ले जाएंगे mg cos थीटा और प्लस mv थीटा स्क्वायर अपॉन l, ये मिल जाएगा। यानी कि mg cos थीटा और प्लस m बाई एल एंड v थीटा स्क्वायर क्या मिलेगा? तो v थीटा स्क्वायर देखो यहाँ से मिल रहा है कितना? तो वी एल स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा,
ठीक है, ये मिला -2gl 1 माइनस cos थीटा, ये मिला। ठीक है, ये आया वैल्यू किसका, टी थीटा का। टी थीटा का वैल्यू ये कैलकुलेट होके आ चुका है। अब इसका वैल्यू आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो भाई, जितना भी वैल्यूज रखने हैं, mg cos थीटा और प्लस mvl² माइनस एल कैंसिल होगा, -2mg और 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया फाइनली। अगर निकालना हो, अब थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो अपने आप मिल जाएगा हमें, लेकिन टेंशन निकालना होगा तो इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। मेन आपको यहाँ पे समझना क्या है कि ये इक्वेशन कैसे लिखा गया। ठीक है, टेंशन जब इन्वॉल्व करने हैं तो ये इक्वेशन का हमें हेल्प लेने पड़ेंगे, ऐसे इक्वेशन का। और जब स्पीड निकालना हो तो उस केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखना पड़ेगा। स्पीड निकालने के लिए ये है और टेंशन निकालने के लिए वो है। ये इक्वेशंस लिखने पता होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सारे इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये इक्वेशन लिखना सीख गए। अब MCQ प्रैक्टिस करो, या एंट्रेंस लेवल का या बोर्ड लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कम से कम आप अप्रोच ले सकते हो। बाकी तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा।